2 टाइप के मैंने लोग देखे हैं। एक या तो बिल्कुल ही विश्वास उठा देते हैं धर्म से कि ये अंधविश्वास है ये बोल के, और दूसरे जो हैं बहुत अंधविश्वासी हो जाते हैं। जो आस्तिक है नास्तिक है वो दोनों एक सोच रखते हैं, किसको लेके? धर्म को लेके। ये भी बोल रहा है कि धर्म मानिए, ये भी बोल रहा है धर्म मानिए। अब आचार्य प्रशांत आ गए हैं, उन्होंने उठा ही लिया बीच में से, ये है ही नहीं, वो लेके उठा के दोनों ऐसे। तो क्या हुआ हमारे साथ? अगर उपनिषद को देखते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है कि वो बताते हैं प्रक्रिया क्या है जानने की। आपको बाकी फिलोसफी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको साइंस की बुक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको साइंटिस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको वेदांत से प्रॉब्लम है। अब आप सोचो, वो बंदा मेरे को मैसेज कर रहा है कि आप अपना वीडियो डिलीट कर दो क्योंकि जो विशिष्ट अद्वैत वेदांत है वो सही कह रहा है, मतलब आचार्य जी उससे एग्री करते हैं। जैसे अर्पित की बात बताऊं, उसने बोला कि आचार्य प्रशांत जाति पे बात कर। मुझे इतने हंसी है इस वाली वीडियो में। तो आप क्या बात करते हो, भारत में ही जाति है, बाहर नहीं है। बाहर देखो भाई, एक वीडियो उठा ली, अगर तुमने बात करनी थी जाति के ऊपर, देखना ही था, लगभग 20 वीडियो होंगे आचार्य जी ये प्रूफ करने के लिए कि वो जाति का कॉन्सेप्ट कैसे दिखाते हैं। बाहर की जाति की बात करी। इंस्टाग्राम में स्पेसिफिक मैंने नोटिस किया बागेश्वर बाबा के ऑडियंस के साथ, तो ये लोग इतने एग्रेसिव है, इनके ऑडियंस सीधा गाली गलौज, और वो आर वाली जो गालियां होती है तो मेरे को लगता है डेली आती है वो मेरे को इंस्टाग्राम में। मैं यूज्ड टू हो गई, मुझे पता है मैं सुबह उठूंगी 3-4 गाली रहेगी। कि देश के नाम पे चिल्लाओ, सनातन सनातन चिल्लाओ, लड़कियों की शादी कर दो, और जो बाकी अच्छी बुरी उनके बारे में चरित्र वरित्र वो चीजें होती है उसके बारे में बात कर लो, उतना ही पता है उनको। तो आपके कैरेक्टर खराब कर दो किसी का, ये बात आप और फॉरेन में बता दो, किसी इंटरनेशनल स्टेज में चढ़ के बता दो, और फिर बोलो हमारा भारत महान। बस अभी स्पेसिफिक जो अपने देश की लड़कियों को उनको बोलना है। जैसे नीरज छत्री का, उसका जो देखोगे ना बात करने का तरीका, वो एग्रेशन समझ में आता है, वो व्यू लेने नहीं बैठा है। उस बंदे का लिटरली ये है कि सच्ची खराब कर रहा है सनातन धर्म को, लड़कियों को बिगाड़ रहा है। अब नमस्ते अंजू जी। नमस्ते मेघना। मैं तो आचार्य जी के गीता सेशंस से ये भी जुड़ी हुई है, तो एक तरीके से कह सकते हो कि मेरी क्लासमेट ही हो गई है। योग संगति नाम से इनका चैनल है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और मैंने आपके वीडियोस देखे और मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगे जिस तरीके से आप पुनर्जन्म का आप कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही थी आचार्य जी का, तो मैंने सोचा कि आपसे बातचीत हो। तो अच्छा मौका था मेरे लिए भी आपसे बात करने का। तो मैंने सोचा वैसे भी क्लासमेट है मेरी, तो इस मौके को क्यों जाने दिया जाए, तो इसलिए आपको अप्रोच किया और उसके बाद में। तो मैं वही सोच रही थी कि काफ़ी टाइम से ना गीता कम्युनिटी में मैं भी किसी मतलब बंदी से कनेक्ट होना चाह रही थी। मुझे जानना था कि मतलब वो पर्सपेक्टिव भी क्या होता है, मतलब दूसरी कंटेंट क्रिएटर का जब वो बनाता है वीडियो। आपका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ आचार्य प्रशांत के वीडियोज़ से, और क्या आपको अट्रैक्ट किया ऐसा उनकी फिलॉसफी में कि आप उनसे जुड़ी? एक्चुअली बहुत रैंडम था उनसे मिलना मेरा। तो ऐसा था, मेरा कभी किसी से कोई इंट्रोडक्शन रहा नहीं पहले ऐसे स्पिरिचुअल टीचर से। जैसे सदगुरु है हो गए या बाकी लोग हो गए, मैं उनको जानती हूँ बस, औरों के थ्रू जानती हूँ कि लाइक मुझे काफी इंटरेस्ट था चीजों को जानने में। तो मेरे फ्रेंड्स ऐसे सजेस्ट कर दिया करते थे कि आप भी इनको सुन लो उनको सुन लो। तो मेरा कोई ऐसे खास इंटरेस्ट था नहीं, कभी ऐसे स्क्रॉल करते हुए कोई सामने वीडियो आ गया किसी का, तो उतना ही सिर्फ था। अम, उसको ये नहीं था, ईगो था अपना, बट मुझे था कि मैं खुद समझ रही हूँ चीज़ों को जितना मुझे लग रहा है, एक्सपीरियंस के थ्रू और अपनी लाइफ के थ्रू, तो मैं काफ़ी समझ रही हूँ। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक-ठाक है, तो मुझे ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो उस तरह से मेरा कॉन्सेप्ट था अपना। फिर मेरे पापा की डेथ होती है, तो वहाँ पे जाके जो मेरा खुद का जर्नी चल रहा था, मैं एक योगा टीचर भी हूँ, तो थोड़ा-सा मेरा परिचय रहा है फिलॉसफी से। जैसे पतंजलि योग सूत्र मुझे काफ़ी पसंद है, काफ़ी रीडिंग करी है मैंने उसकी। लॉकडाउन में भी दोबारा-तिबारा पढ़ा है मैंने उसको। तो थोड़ा-सा मेरा था ऑलरेडी पहले, भगवद गीता भी पढ़ा है मैंने मेरे मास्टर्स में, तो वो था थोड़ा-सा दर्शन का हमारे कॉलेज में भी। तो उसके थ्रू मेरा इंट्रोडक्शन पहले ही हो रखा था। उसमें जो दर्शन होते हैं हमारे, जो 6 दर्शन हैं, तो पूरा नहीं बट उसका उसका था थोड़ा-थोड़ा हमारे सभी पे था, सांख्य पे भी, मीमांसा पे भी, इन पे था हमारा कोर्स में जो था स्टडी मटेरियल जो था हमारा। तो उसके बाद में जो मैं समझ चुकी थी और जब मैंने लाइवली देखा कि जब दुःख आता है या फिर कुछ ऐसा होता है कि कोई आपका बहुत करीबी होता है, वो जाता है दुनिया से, तो कुछ क्वेश्चंस और खड़े हुए फिर, जहाँ तक जो अंडरस्टैंडिंग थी उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ के। जैसे मुझे आचार्य शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य जी का वो निर्वाण षटकम बहुत पसंद था। तो उसमें आता है ना कि पिता नेव मैं नेव माता न जन्मा। और कुछ महीने पहले मेरे पापा की डेथ हुई थी और मैं इसको बहुत मुझे पसंद है, मैं गाती रहती हूँ। तो तब मुझे वो बार-बार क्लिक करा दिमाग में कि पिता का जन्म मतलब पिता नहीं है मेरे, माता नहीं है, तो ये कौन है सेपरेटली और हम कौन है जो दुखी होते हैं इस तरह से
कुछ चीज़ें जब घटना होती है हमारी लाइफ में, तो ये दोनों का जो क्या मेल है, इनमें क्या डिफरेंस है, कनेक्शन क्या है, डिफरेंस क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे। तो मैं शिव को काफ़ी मानती हूँ बचपन से ही। मानना भी वैसे ही होता है ना कि मेरी दीदी थी, वो बैठ के कुछ मंत्र चैंट करती थी, वो मेरे से 6 साल बड़ी है, मुझे कुछ आता नहीं था, ओम नमः शिवाय इजी है तो बैठ के ओम नमः शिवाय कर लो। तो मेरा अपना वो चल, मैं बहुत छोटी थी उनसे, अब वो कुछ कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, तो मैंने अपना ओम नमः शिवाय से स्टार्ट किया था, जो स्पिरिचुअल जर्नी था मेरा। फिर वही शिव के नाम से कनेक्ट हो गया वो, तो आगे चल के थोड़ा सा और ज्यादा कि उनमें कैसे समझ सकते हैं, उनको कैसे जान सकते हैं, तो वो सब था। हुँ। और मैं ऐसे स्मार्ट हूँ पहले से कि भाई मंदिर में जा रहे हैं तो कुछ और मत मांगो, शिव को मांग लो तो शिव जी आप मिल जाओ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो बचपन से मेरा वैसे वाला था, ये नहीं कि मुझे वो चाहिए वो चाहिए। तो उसके बाद में जब लास्ट में ये हुआ तो फिर मुझे बहुत इतने सारे क्वेश्चन ऐसे दिमाग में आए। तो होता ना कि तुम जो खुद को समझ रहे थे कि मैं तो समझती हूँ, चीजों को जानती हूँ, वो थोड़ा सा ऐसे लगा कि नहीं पता है मुझे और कुछ जरूरत है कि जानने की। तो शिव से मैं ऐसे रोके बोल रही कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे कोई चाहिए सामने बताने के लिए। और अब तक मेरी फिलोसफी ऐसे थी कि मुझे कोई नहीं चाहिए मैं अपने आप में ठीक हूँ। हुँ। कुछ दिन बाद मेरा ऐसे रैंडमली वीडियो मैंने देखा, और वो भी वो देखा था कि प्यार है या दस्त है जो होते चले जाओ। पहला वीडियो हाँ, मेरा हाँ। इससे इंट्रोड्यूस हुआ था। तो मुझे बड़ा लगा कि यार कोई ऐसे भी बात करता है, तो मुझे बहुत मजा आया। अब मैं मेरी फ्रेंड के घर पे थी, मैंने देख देख क्या बोल रही है, ऐसे थोड़ा एक्साइटेड होकर मैंने इसको बोली हाँ मैंने सुना है इनको एक दो बार पहले, लाइक। फिर मैंने एक फ्रेंड को बोला फोन करके, तुझे पता है वो ऐसे बंदा है, बड़ा मस्त बात करता है। तो मेरा फ्रेंड बोला हाँ एक दो वीडियो, बस सबको इंट्रोड्यूस हो रखा है पहले, मुझे नहीं पता है उनके बारे में। जिससे भी मैं बात कर रही हूँ हाँ जानते हैं, काफी कुछ टाइम से वीडियोस आ रहे हैं उनके काफी सारे। मैं मुझे नहीं पता है बस सबको पता है करके। तो बाकी सबका तो देख लिया छोड़ दिया, ऐसे हुआ जो मेरे आसपास के लोग थे मेरे जानने वाले, मैंने तो पकड़ लिया उस दिन से। मैंने कहा जब इस पे इतनी मस्त बात बोल रहे हैं तो लाइक देखा जाए इनकी फिलोसफी क्या है, क्या बात करते हैं। तो मैंने हुँ। बहुत जल्दी इनके मोस्टली सारे वीडियोस देख लिए थे। हुँ। नहीं, ये चीज़ मैंने नोटिस करी कि जितने भी लोग गीता सेशन से जुड़े हुए हैं ना, वो मतलब एक है उनमें कि एक श्रद्धा है कि वो जानना चाहते हैं कि हाँ, अगर सामने वाला पर्सन बोल रहा है, तो वो कुछ तो सोच के बोल रहा है, ऐसे ही नहीं बोल रहा है। मैं अभी रिसेंट एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने लॉजिकल आयाम को रिएक्ट करते हुए बताया है, तो अब वो जैसे एग्नोस्टिक हैं, ठीक है? तो एग्नोस्टिक्स का कैसे होता है कि वो बिलीवर्स इन गॉड, मतलब गॉड तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब हिंदी में बोल देती हूँ कि वो आस्तिक भी नहीं होते और नास्तिक भी नहीं होते। राइट राइट। हाँ, तो मैंने वही देखा कि लोग क्वेश्चन तो कर देते हैं, लेकिन वो श्रद्धा नहीं रख पाते किसी पर्सन में जो ज़िंदा है कि हाँ, क्या पता सही में कोई पर्सन हो जो सच बता रहा हो, आप सुन तो लो उनकी एक बार बात। तो लोग वो श्रद्धा नहीं रख पाते, उनको लगता है कि नहीं मैंने जो जाना है वही सही है, तो किसी भी ज़िंदा पर्सन की बात मैं क्यों सुनूँ? 2 टाइप के मतलब मैंने लोग देखे हैं, एक या तो बिल्कुल ही विश्वास उठा देते हैं धर्म से, कि दूर चले जाते हैं कि ये अंधविश्वास है ये बोल के, और दूसरे जो हैं वो मतलब बहुत अंधविश्वासी हो जाते हैं। ये जो बीच वाली चीज़ है ना, ये मैंने देखी कि स्पेसिफिक जो गीता सेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनमें है कि वो अंधविश्वासी भी नहीं है और श्रद्धा भी रखते हैं, कि अगर एक ज़िंदा पर्सन है तो वो क्या बोलना चाहता है। देखो इसमें दोनों चीजों में क्या आता है ना, जब हम बात बात करते हैं, आपने बोला कि जो जिंदा इंसान है उसमें श्रद्धा नहीं रखते हैं, तो ये हुआ ये है कि जिन्होंने रखा है फिर उनका बेड़ा गर्क ही हुआ एक तरह से। हमने बहुत नुकसान भी देखा है भारत में इस चीज का। ठीक है, तो जो लोग पहले बचते हैं इस चीज से, उनको मैं थोड़ा सही मानूंगी इसमें। जैसे अभी आचार्य प्रशांत भी है, बेशक से वो मेरे गुरु हैं, मैं उनको टीचर मानती हूँ, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि लोग एकदम से उनको ऐसे ना मान ले कि हाँ भाई ये बंदा सही बोल रहा है। वो मैं नहीं सजेस्ट करूँ किसी को कि वो जिंदा इंसान है, वो अच्छी बातें कर रहा है तो उसको सुन लो और उसको फॉलो कर लो, तो मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। पहले दिमाग में वो शक तो आना चाहिए कि भाई क्यों, लाइक वो क्वेश्चंस खुद से उठने चाहिए पहले, कि यही बंदा इसकी क्यों सुने, मेरे में क्या कमी है, समझ रहे हो ना, मैं खुद क्यों नहीं समझ सकता चीजों को। तो वहां से स्टार्ट करना मेरे ख्याल से बहुत बेहतर रहता है बाकी लोगों के हिसाब से। नहीं तो वो क्या करते हैं, आप किसी के भी एक जोन में जाते हो ना, जैसे किसी भी टीचर के पास में जाओगे, तो मोस्टली अगर आप में वो क्यूरियोसिटी नहीं है ना, जिज्ञासा नहीं है, तो आप उस क्षेत्र के हो जाओगे। बहुत संभावना रहती है, बहुत पॉसिबिलिटी रहेगी इस चीज की। एक मूवी देखी थी मैंने, उसमें मुझे काफी अच्छा भी लगा ये। तो वो लड़की होती है काफी समझदार, रिपोर्टर है वो, और वो जाती है, एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है वहां पे
तो वो माहौल ऐसा होता है कि वो जाके वहाँ पे रोना शुरू कर देती है और अपना दुःख बताना स्टार्ट कर देती है। उसको तुरंत एकदम रियलाइज़ होता है कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ ये? मैं तो कुछ और करने आई थी यहाँ पे। क्योंकि दुखी तो हम हैं ही एक तरह से, कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है दिमाग में वो सब चीज़ें। तो मैं जो कुल मिला के यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि एक ऐसा माहौल बन जाता है ना वहाँ पे, पूरे उनके वो भक्त होंगे, एक माहौल बना होगा पूरा, एक एनवायरनमेंट वैसा होगा, म्यूज़िक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब एक तरह से जो मन को भाए वहाँ पे, शांति भी फ़ील होगी। तो वो जो क्वेश्चन, वो जो क्यूरियोसिटी है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है पहले होना। ठीक है? ऐसे ही अगर आचार्य प्रशांत की बात करें, उनको जो सुनना स्टार्ट करते हैं, उनकी बात करें, तो मेबी अगर वो आपको थोड़ा भी लाइफ़ को आपने देखा नहीं है ना, अगर समझा नहीं थोड़ा भी, तो बहुत चांसेस रहेंगे कि आप सोचोगे तो बंदा उलझा रहा है और भागोगे वहाँ से। उसका रीज़न ये हो जाता है कि वो जो बात बोल रहे हैं ना कि देखो, 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 ऑब्ज़र्व करो, समझो। हम इतने से एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं एक दूसरे, उसमें से हम देखते हैं कि नहीं नहीं मैं ही सही हूँ, लाइक ऐसा तो कुछ भी नहीं, ऐसी बात कर रही है तो बोल रहे हैं कि ऐसे होता है वैसे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बोल रहे हैं कि लड़कियों के साथ बुरा हो रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बोले, और जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके माहौल में लड़कियों ने परेशान कर रखा है, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। मान लो मैं एक जगह पे रहती हूँ और मेरे आसपास की जो लड़कियां हैं बड़ी तेज तर्रार है, एग्जाम्पल के लिए। अब आचार्य जी बोल रहे हैं कि उनके साथ तो बड़ा बुरा हो रहा है, उन्होंने यहाँ पे जीना हराम कर रखा है, तो मैं मानूंगी नहीं उनकी बात। क्योंकि मेरा जो माहौल है वो ऐसा है ही नहीं जैसे वो बात कर रहे हैं, और मैंने इतना एक्सपीरियंस किया नहीं है कि मैं समझ पाऊं कि वो किस ब्रॉड माइंड से बोल रहे हैं, कितना हुँ। सैंपल लेके बात कर रहे हैं वो। तो मैं अपने केस में ही बोलूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे एक कम एज में काफी एक्सपीरियंस कर लिया, काफी चीजों को मैंने बाईपास किया है कि अपने अनुभव से समझ में आ गया, कुछ दूसरों की से समझा और निकल जाओ वहां से। जैसे एक नॉर्मल, अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आपको कम से कम खाना पीना अपना हो रहा है, उसमें आप ये नहीं सोचो कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। अगर उसको बहुत बड़ा करके नहीं देखो तो आपको समझ में आता है कि बेसिक नीड्स पूरा होने के बाद हमें कुछ और चाहिए, जो थोड़ा सा हुँ। फीलिंग करे लाइफ को, है ना, थोड़ा बेटर लगे, बेटर करे। लेकिन बहुत से मेरे आसपास के लोग थे, वो क्या करे, मेरे फ्रेंड्स भी थे और कुछ लोग भी थे जो मैं जानती हूँ, कि इतना आ रहा है अब और आए, अब और आए, अब ये गाड़ी ले लिया, बड़ी गाड़ी लेंगे, अब इतना घर हो गया तो अपना घर होगा या फिर बड़ा घर होगा। तो मैंने समझ लिया कि अपन लोग को इनसे मतलब नहीं है, आगे देखते हैं। आ रहा है ठीक है, लाइक वो करना पड़ता है, नहीं तो क्या करोगे, हम अगर सारे अनुभव खुद ही लेने लग जाएंगे तो लाइफ कम पड़ जाएगी फिर तो। गेटिंग इट? तो इसमें यही हो जाता है फिर, जब हम किसी टीचर और किसी के पास जाते हैं तो उसमें दो तीन चीजें होती हैं। एक तो हमें शॉर्टकट लाइफ में कुछ बेटर चाहिए होता है, तब लोग भागते हैं किसी के पास में, कि मेरी शादी हो जाए, है ना, घर में शांति गुरुजी कुछ मंत्र पढ़ दो, शांत हो जाए। उन्हें जानना नहीं है, उन्हें देखना नहीं है, उनको बस डायरेक्टली कुछ चाहिए। मन परेशान रहता है, वो कुछ पकड़ा देंगे तुम्हें, कुछ मंत्र पकड़ा देंगे, उसके सहारे तुम निकल जाओ। कि बहुत ऐसी चीज चाहिए जिसमें कुछ मेहनत ना करनी पड़े, पर कुछ बेटर हो जाए। तो उसके लिए गुरु के पास भागते हैं, या तो कि मन तो बहुत परेशान हो रहा है बट कुछ मिल जाए। जब तक अब तक जो मैंने लाइफ से सीखा है, मेरे घर वालों ने, मेरे आसपास के माहौल ने, समाज ने जो मुझे सिखाया है, उसमें कुछ कमी फील हो रही है मुझे, और खुद की बुद्धि से समझ में नहीं आ रहा है। तो किसी को हम सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, बुक्स के माध्यम से स्टार्ट कर देते हैं ना, कुछ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कुछ वहां से झलकें मिलती हैं उनके, जो अच्छे एक महापुरुष हुए हैं उनकी किताबें अगर हम पढ़ते हैं तो। और फिर ऐसे में अगर कोई सामने लाइफ मिल जाए, कोई जीता जागता इंसान मिल जाए, तो एकदम लपक के भागते हो उसकी तरफ आप। और बहुत ईजी भी होता है वहां पे समझना कि वो बंदा सही बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि आप उस दर्द से गुजरे हो, उस फेज से गुजरे हो आप, जब समझना चाह रहे हो। फिर आगे आने के बाद भी ये नहीं कि आपको मिल गया कोई सही बात करने वाला, तो फिर एक बात आती है कि उसकी बात हम सही क्यों माने। वो 90% सही हो सकता है, 100% तो सही नहीं हो सकता, फिर एक तर्क आता है। अब इसमें भाई प्रॉब्लम ये आ जाएगी, अगर आप उसकी 90% बात को सही मान के 10 को भी गलत करते हो ना, तो आप कैसे डिसाइड करोगे क्या सही है क्या गलत है? पैमाना तो आप खुद को ही बना रहे हो ना, कि मैं डिसाइड करूंगा क्या सही है क्या गलत है। और मैं कौन था जो गया था भाग के गुरु के पास कि भाई हालत खराब है मेरी, मैं अपनी हालत हुँ। हालत खराब में मैं कैसे डिसाइड करूंगा सही क्या है गलत क्या है? तो फिर श्रद्धा की बात आ जाती है, कि अगर तुमने इतना देख लिया है, थोड़ा सा तुम्हें लग रहा है कि कहीं पे कुछ सही मिल रहा है, अब थोड़ी श्रद्धा रख के बैठ जाओ, थोड़ा सा समझ लो, अब देख लो। यहाँ पे भी अंधविश्वास नहीं आता, बट एटलीस्ट उतना तो करोगे ना। या फिर बिल्कुल नहीं मानोगे तो डिसाइड भी एग्ज़ैक्टली। तो सबसे ज्यादा बिलीव कर रहे हो। और बिलीव भी किस पे कर रहे हो, जो भागा था हालत खराब के चक्कर में कि मुझे कोई चाहिए अब। तो वहां पे फिर आके दिक्कत आ जाती है। आई थिंक ये श्रद्धा वाला जो चीज़ है ना, यही वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, जो मैं देख पाती हूँ ज़्यादातर, कि कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, उनको लगता है कि अगर वो साइंस का समर्थन कर रहे हैं या रेशनल है,
तो वो बिल्कुल ही श्रद्धा उनमें नहीं रहती है, किसी भी ह्यूमन को और जानने की। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है, वो क्या पता सही में कोई पर्सन हो, उसने इतना काम किया हो अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस पे कि उसको कुछ बातें समझ आ गई हो, जैसे जो पुराने ऋषि थे हमारे, या उनका जो ट्रांसलेशन अभी आचार्य जी बता रहे हैं, या क्या पता और भी लोग हों ऐसे, जैसे ओशो थे। तो ये जो श्रद्धा रख पाना किसी ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे, तो लोग ये पता नहीं क्यों नहीं रख पाते। शायद आई थिंक इसका फैक्टर ईगो हो सकता है। मुझे लगता है कि श्रद्धा क्यों नहीं रख पाते, कि ईगो शायद आ जाता है बीच में। इसको पूरा समझते हैं। अब स्टार्ट से ही देख लेते हैं। एक नास्तिक की बात करें, नास्तिक की बात करें, वहीं से स्टार्ट करते हैं। भारत ने बहुत झेला है, तो बेटर है कि वहीं से स्टार्ट किया जाए। एक तरफ आचार्य प्रशांत, क्योंकि हम दोनों ही उनके टीचिंग से रिलेटेड हैं, तो उनकी भी बात करेंगे। तो हो क्या रहा है अभी फिलहाल के टाइम पे, जो आचार्य प्रशांत बात कर रहे हैं, वो मोस्टली ना तो नास्तिक को पसंद आ रही है, ना आस्तिक को पसंद आ रही है। बात क्या नहीं पसंद आ रही है, हाँ। वहां पे आते हैं। जो आस्तिक लोग हैं, उनको ये नहीं पसंद आ रहा है कि भाई ये कैसे बता रहा है कि जो हम कर रहे हैं धर्म के नाम पर वो गलत है। हम तो यही कर रहे हैं ना आस्तिकता के नाम पर, वो ये बोल रहा है गलत है। तो उनको तो नहीं पसंद आ रही है। उनका वैलिड पॉइंट है, क्योंकि उनको भाई उनका स्वार्थ जुड़ा है उन चीजों से। वो करे ही आ रहे हैं, उनको इजी चीजें हैं उनके लिए कि धार्मिक है हम, वो भी पकड़ा हुआ है और करना कुछ पड़ता नहीं है। सुबह दिया दिखा दो, तिलक लगा दो, कुछ भी मतलब ऐसा वाला चल रहा होता है उनका। ठीक है, वो लड्डू गोपाल वाला ऑप्शन तो बढ़िया है ही आजकल, श्री कृष्ण को पूछने का। तो इजी वाला है ना, एकदम तैयार कर दो। खेलना, बच्चे खेलते हैं गुड़िया से, उनको बड़े होके मिल रहा है मौका, तो कौन छोड़ेगा इसको। ठीक है, तो आस्तिक वालों को तो छोड़ ही दो, सिंपल है उनका तो। अब नास्तिक पे आ जाते हैं। अब इनका क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इनको ये आ रहा है कि भाई ये मानते आस्तिक वाली भी बात है। जो आस्तिक है नास्तिक है, वो दोनों एक सोच रखते हैं, किसको लेके, धर्म को लेके। जो आस्तिक है वो बोलता है कि धर्म माने ये सब अंधविश्वास। नास्तिक भी यही बोलता है कि धर्म माने अंधविश्वास। लेकिन आस्तिक बोलता है जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास नहीं है, यही तो हमारा सनातन धर्म है, हमारा सरोकार है, इससे हमारा यही जो भी मतलब यही है हमारा सब कुछ। वो तो ऐसे बोलते हैं। अब नास्तिक बोलता है कि नहीं भाई, इसके इसके चक्कर में तो बहुत हालत खराब हुई है भारत की। समझ रहे हो, दोनों का मतलब ये है कि अंधविश्वास ही धर्म है। मान दोनों इस बात को रहे हैं, बस वहां पे अंधविश्वास कहा जा रहा है, इधर धर्म कहा जा रहा है। ये नास्तिक है, ये आस्तिक है, ये बीच में धर्म है। दोनों एक ही मानते हैं, ये भी मानता है कि धर्म माने ये भी मानता है कि धर्म माने ये। लेकिन मान क्या रहे हैं, जो धर्म के नाम पे चलता है यूजुअली। हुँ। लोक लेकिन दोनों धार्मिक जो लोग परंपराएँ धार्मिक, हैं या कहा सुनी बात। परंपरा हो गई, कहा सुनी बातें हो गई, तो वो हो गई। अब देखो, अब ये भी शास्त्रों से उठा के लाते हैं प्रमाण, संस्कृत के मुंह पे फेंक के मारते हैं, देखो हम सही बोल रहे हैं। जिसमें भी कभी आएगा ना बात की लड़कियों के बारे, नारियों के बारे में, शूद्रों के बारे में, जो भी उल्टी सीधी बातें आएंगी वो श्लोक उठा के लाएंगे और बताएंगे देखो धर्म माने यही होता है, इसलिए हम यही करेंगे, लड़कियों को यही करना होता है। ये आस्तिक बोलता है शूद्रों के साथ यही व्यवहार करना है, नारियों के साथ यही करना है, जो भी मान्यता चलती है स्वर्ग नरक पुनर्जन्म का, जो आत्मा अंदर बैठी है वो बाहर निकली है, तो ये प्रमाणित करता है उन श्लोकों के द्वारा। अब नास्तिक भी यही करता है, वो भी जैसे ये सारी चीजें छोड़ के, सारे स्क्रिप्चर्स छोड़ के वही चुनिंदा चीजें उठाता है और रख देता है यहाँ पे। सेम ये भी करेंगे, ये बोलेंगे कि धर्म देखो है तो बेकार ही, ये रहा प्रमाण। यहाँ पे दोनों भाई भाई हैं, एकदम सेम है दोनों। ये भी बोल रहा है कि धर्म मानिए, ये भी बोल रहा है धर्म मानिए। अब आचार्य प्रशांत आ गए हैं, उन्होंने उठा ही लिया बीच में से, ये है ही नहीं, वो लेके उठा के दोनों ऐसे, तो क्या हुआ हमारे साथ। अब वो उठा के बोल रहे धर्म ये है ही नहीं भाई, तुम लड़ लो जिसके ऊपर लड़ रहे हो, तुम जिसको पकड़ के लड़ रहे हो कि ये धर्म है, ये धर्म है, वो धर्म ही नहीं है। तो अब दोनों को गुस्सा आएगा, सीधी सी बात है। अभी अर्पित का हुँ। था भी 1 साल हो गया लगभग उस वीडियो को, तो उन्होंने यही बोला था कि आचार्य प्रशांत उपनिषदों की बात करते हैं, ये बोलते हैं कि बाकी तो स्क्रिप्चर ही नहीं है, तो उपनिषद से उठा के लाए, शायद छंदोग्य या बृहदारण्यक में है 1-2 चीजें ऐसी जो ये बात करती हैं कि ना स्वर्ग नरक कुछ ऐसा है उसमें। ठीक से तो मुझे याद नहीं कौन सा हुँ। श्लोक है, बट ऐसा कुछ आता है उसमें। तो वो भी उठा के लाए कि वैसे उपनिषदों की बात करें, पर उपनिषद में भी है ये देखो। अब इतने सारे उपनिषद है, इतने सारे श्लोक हैं, बाकी से कोई मतलब नहीं है। मतलब प्रमाणित उन्होंने भी कर रखा है कि अगर उन्होंने कोई बात कही है, अगर वहां पे कुछ लिखा है, तो वही सही है। जैसे एक आस्तिक लोग बोलते हैं कि वो तो कही बात एकदम से पत्थर की लकीर है, उसमें ना तो कोई इंसान का हाथ है, ना उसमें कोई चैतन्य बात है, ना उसमें कुछ इवॉल्व होने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि भाई 2 इंसान है या एक गुरु है, एक शिष्य है या कुछ लोग हैं जो जीवन को समझ रहे हैं,
और उनकी थिंकिंग भी इवॉल्व हो रही है। समझ रहे हो? अब हम दोनों बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम अभी 4-5 साल पहले बात कर रहे होते, कुछ और बात कर रहे होते, मे बी कुछ आने वाले टाइम में बात करेंगे, यही बातें हमें शायद थोड़ी बचकानी लगे, लगे यार उस दिन क्या बात करी थी, हो सकता है बिल्कुल थोड़ी और क्लियरिटी आए चीजों में। तो इवॉल्व हो रही है। अब कोई हमारी बात को पकड़ के नहीं नहीं तुमने तो उस दिन वो कहा था, बेहतर होने का मतलब क्या होता है? अगर हम आज ही बिल्कुल सही हैं तो फिर तो कुछ मतलब ही नहीं बचा। बेहतर का तो ये तो हो रहा है ना कि हम लगातार सीखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं चीजों को, राइट? तो जब वहां पे हम उपनिषद को भी देखते हैं तो नास्तिक वैसे बहुत लॉजिकल बनते हैं, बट यहाँ पे वो भूल जाते हैं बात कि वो भी इवॉल्व हुए हैं। अब जब वेदों से पहले प्रकृति की बात करना स्टार्ट करी, फिर आते आते वो उपनिषद पे आए, इसलिए उनको वेदांत भी कहा गया कि वहां पे ज्ञान है, उच्च ज्ञान है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई कुछ मिला हुआ है आपको, जो लोगों ने अपने अनुभव से समझा, जाना और आपको दिया। अगर उपनिषद को देखते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है कि वो बताते हैं प्रक्रिया क्या है जानने की। समझ रहे हो? अब जो नास्तिक लोग इसमें बोल हुँ। सकते हैं, अच्छा अगर तुम बोल रहे हो कि इसमें लॉजिक हम ये लगाएं कि वो लोग तो इवॉल्व हुए हैं, तो हम उनकी बात को फिर लास्ट में ही क्यों सही मान लें? है ना? ये लॉजिक आ सकता है ना कि अगर हुँ। ये क्यों माने हम कि उनकी बात आखिर में ही ठीक थी। तो भाई ये मान लो, साइंस की बुक पढ़ते हो, वो मोस्टली दावा करते हैं जो लॉजिकल खुद को बताते हैं, तो सेम इनके साथ क्यों नहीं कर सकते इन बुक्स के साथ में? आप पढ़ के देखो ना कि वो जो समझा रहे हैं आपको, जो बता रहे हैं वो, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं या नहीं होते हैं? आपको देखने का नजरिया बदलता है नहीं बदलता है? आप चीजों को साफ देख पाते नहीं देख पाते? वो टेक्निक्स बता रहे हैं आपको, वो नहीं बोल रहे कि मान लो। फॉर एग्जाम्पल वो बोलते हैं, एग्ज़ैक्टली। हाँ वो बोलते हैं को हम, जो उसका प्रतिपाद्य विषय होता है, जो संस्कृत आचार्य जी से मिल गई थोड़ी सी तो मैं भी हाय कर रही हूँ। हुँ। तो जो ये कोहम है अच्छा, शब्द, अच्छा है। वो ये था मैं कौन हूँ। अब इसमें समस्या क्या है? किस उन्होंने बोल दिया कि तुम कौन हो, उन्होंने डेफिनेशन दे दी, उन्होंने क्वेश्चन किया आपसे मैं कौन हूँ, और उस पर फिर बताया कैसे काम करना है। उसमें बताते हैं आप कि आप देखो, आप जो खुद को माने बैठे हो वो आप कैसे नहीं हो। ये जो संसार है, आप बोलते मैं हूँ, दुनिया है, अद्वैत के पीछे पड़े रहते हैं लोग। चलो ये भी बात याद आई। हुँ। तो जो अद्वैत वेदांत है, मैंने आपका वीडियो देखा था, तो उसमें जो रवि है रुचि कलायम वाले, वो यही बोल रहे थे कि अद्वैत फिलोसफी क्यों। एक्चुअली मुझे उनसे कोई समस्या नहीं है, उन्होंने क्वेश्चंस की, अच्छी बात है, एटलीस्ट उस बहाने से हम बात कर एटलीस्ट सकते क्वेश्चन्स किए तो, ये अच्छा हैं। लगा मुझे कि चलो क्वेश्चन किए तो। जो आस्तिक वाले ना, उनसे तो ये भी नहीं उनको तो सीधी गालियां आती हैं। हाँ, उनको वो ये नहीं तो ना वो बोलते हैं, ये तो बंदा ऐसा है, ये तो ऐसे करता है। उनके उनसे बात करना मतलब फायदा ही नहीं है एक तरह से। उनको आप मजे में ट्रोल कर लो, उनके मजे ले लो, वो अलग बात है। बात नहीं कर सकते उन लोगों से आप। लेकिन जैसे रवि हुए हैं और ये है अपने अर्पित है, इनसे बात करी जा सकती है। हाँ, हाँ, हाँ। उनका रीजन अपना ये है कि वो नहीं चाहते कि धर्म के नाम पे फिर से वो वापस आए चीजें। उनका अपना लॉजिक है कि उनको लगता है कि भाई वेदांत की जरूरत ही नहीं है, जबकि वो यहीं पे गलत आ जाते हैं। आपको बाकी फिलोसफी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको साइंस की बुक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको साइंटिस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको वेदांत से प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे वो भी थोड़े बायस हो जाते हैं। पहले समझ के तो आगे बढ़ो ना, देख तो लो उसको एक बार। ऐसे क्योंकि किसी ने बोल दिया कि वेदांत अच्छी चीज है तो आप उसके पीछे ही पड़ गए हो। एक्चुअली अर्पित की वीडियो देख लीजिए, चाहे रवि की। रवि का मुझे इतना नहीं पता, अर्पित का मैंने देखा है, थोड़ा अच्छे से देखा था, उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। उनका ये है, बाकी सारी बातें ठीक है, बट ये वेदांत की क्यों बात कर रहे हैं, वेदांत माने स्क्रिप्चर्स की क्यों बात कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म ग्रंथों की क्यों बात कर रहे हैं? उनका प्रॉब्लम ये है, ये सारी बातें रैशनैलिटी वाली कर रहे हैं, तो ये धर्म को क्यों उठा के ले आए? हमने तो बुक्स में ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। मेरे को लगता है ना, इन लोग को क्या जो मेन इशू है इनका, वो ये है कि जैसे कार्ल मार्क्स का वो स्टेटमेंट है ना कि धर्म अफीम की तरह होता है, कि एक बार लत लग जाती है उसकी तो लोग कैसे भी बिहेव करते हैं। तो मुझे लगता है उनको एक डर इस चीज का है, मैक्सिमम पब्लिक को। बस रवि या अर्पित की बात नहीं है, मेरे ख्याल से वो लोग एक फेस है उस पब्लिक का जो इंडिया में उभर के आ रही है। अभी काफी सारे लोग जो इस बात से डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये लोग कॉन्सेप्ट्स को तो ना समझे, लेकिन एक फैन बन जाए किसी पर्सन के, और उसको मतलब सामने रख के, शील्ड रख के, आचार्य जी का चेहरा पीछे से अपने धर्म के मंसूबे जो हैं पूरे करें। अब मैं वो आपको एक होगा एग्जांपल बताती हूँ। कल क्या हम्म, हुआ, मैंने ये वीडियो डाली, ठीक है? आपने तो पता नहीं कितनी देखी मेरी वीडियो, थोड़ी बहुत आपने देखी होगी तो एटलीस्ट आपको आइडिया है टॉपिक का ना। हाँ, तो कल मुझे ग्रुप में ही, मतलब ये कम्युनिटी की बात कर रही हूँ मैं, गीता कम्युनिटी में ही एक पर्सन ने मैसेज किया, मतलब कमेंट किया मेरे पोस्ट के नीचे कि जैसे
लॉजिकल अयान ने 3 ब्रांचेस बताई थी ना वेदांत की, कि पहला आदि शंकराचार्य का है नॉर्मल हाँ, अपना अद्वैत वेदांत, जो विशिष्ट अविष्ट है प्यो उसमें, अद्वैत है, कई सारे हैं उसमें। प्योर अद्वैत वेदांत है। दूसरा बोला विशिष्ट अद्वैत वेदांत बताया था, और तीसरा बताया था नॉन डुअलिस्टिक अद्वैत वेदांत, द्वैत अद्वैत वेदांत ऐसे करके ठीक कुछ है, था। द्वैत तो अद्वैत है, मैं सद्वैत हाँ, है। हाँ। तो हुँ, क्लियरली मैंने वीडियो में भी बताया, और ये चीज़ आप ना डेफिनेशन देखोगे ना गूगल में भी बस टाइप करके, तो आप देख पाओगे कि विशिष्ट अद्वैत वेदांत हो चाहे वो द्वैत अद्वैत वेदांत हो, दोनों सोल के कॉन्सेप्ट को कहीं न कहीं वेरीफाई कर रहे हैं कि कोई सोल है, तो आत्मा है। आप या आपसे बाहर कोई है, ऐसी बात करते हैं। हाँ, हुँ, कि कि मतलब आपकी बॉडी के अंदर या इस रियलिटी के अंदर आत्मा को बेसिकली वो डिफाइन कर रहे हैं, है ना? और आदि शंकराचार्य का जो पहला अद्वैत वेदांत आप लोगे तो उसमें क्लियरली ये है कि आत्मा को डिफाइन नहीं ही किया जा सकता, जो चीज़ उपनिषद में भी है, राइट? अब हुँ। आप सोचो, वो बंदा मेरे को मैसेज कर रहा है कि आप अपना वीडियो डिलीट कर दो, और ये गीता कम्युनिटी का बंदा है, कि आप अपना वीडियो डिलीट कर दो, क्योंकि अ, जो विशिष्ट अद्वैत वेदांत है वो सही कह रहा है, मतलब आचार्य जी उससे एग्री करते हैं। तो मैंने उसको यही बोला कि नहीं, मुझे विशिष्ट अद्वैत वेदांत और नॉन डुअलिस्टिक्स अद्वैत वेदांत से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सोल को वेरीफाई कर रहा है या आत्मा को डिफाइन कर रहा है। तो मैं उसको क्यों उसकी तारीफ करूँ ना? मैं बस अद्वैत वेदांत में ही फोकस करूँगी, जो आदि शंकराचार्य का है। तो फिर मुझे क्या लगता है कि यही डर है शायद मैक्सिमम लोगों को, जो थोड़े इस टाइप के हैं ना, कि जो बिल्कुल ही मतलब परेशान हो गए हैं धर्म के वो लोग, धार्मिक अंधविश्वासी रूप से, जैसे जो लॉजिकली थोड़ा सोचते हैं, तो उनको यही डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग इसमें असली देखिए, मतलब तो ना समझे और वो तो होगा ही, होता अंधविश्वास भी फैला है। दें। वो तो होता ही रहा है, होता भी है, लेकिन इसमें फिर प्रॉब्लम यही आ जाती है ना, तो लॉजिक तो फिर ये भी कहता है कि अगर आप धर्म को ही हटा दो मान लो, तो ऐसा नहीं है कि जो एक इंसान का मन होता है वो किसी और चीज़ को नहीं पकड़ेगा। अगर आप देखा जाए तो जो लोग दुनिया को मोस्टली बर्बाद कर रहे हैं, वो जो नंबर 1 में आते हैं क्लाइमेट चेंज की भी बात करें हम, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि वो सारे धार्मिक लोग हैं, जिन्होंने पृथ्वी को तबाह कर रखा है। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, कुछ और पकड़ सकते हैं वो। जिसको अगर अपने मन से कुछ ऐसा पकड़ना ही है जो सही नहीं है खुद के लिए और समाज के लिए, वो तो कुछ भी पकड़ सकता है इंसान। कुछ कंज्यूम के पीछे पड़ सकते हैं, कंज्यूमर्स बन सकते हैं ऐसे भयंकर वाले, है ना? कि कुछ नहीं, खाओ पियो मौज करो वाली फीलिंग, कि हमें किसी और से मतलब नहीं है। तो वो तो देखो हर जगह आ सकता है, हमने छोड़ के भी देख लिया था। बुद्ध आए थे, बुद्ध ने क्या किया था? भगवान बुद्ध ने यही तो किया था, आत्मा को हटाओ, चलो आत्मा अनात्मा बोल रहे हो कि तुम आत्मा का नाश कर रहे हो, तुम हट जाओ यहाँ से, अनात्मा रखते हुँ, हो। उसके बाद में हुआ क्या? अब बुद्ध धर्म में देख लो, कोई ऐसा तो नहीं अंधविश्वास नहीं है। अभी मेरी बिल्कुल रूममेट ही है, मेरे साइड रूममेट कह रही, मेरे फ्लैटमेट है, सामने ही है बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने देखा बुक, अच्छा आप पढ़ते हो, बुद्ध को पढ़ा है आपने? बोली मुझे जानकारी नहीं है, मुझे बता दो, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कुछ उल्टी चीजें चलती हैं बुद्ध के नाम पे। उन्होंने मुझसे ऐसे बोला हुँ, कि मैंने तो पढ़ा हुआ नहीं है, अगर आपने उसने बुक्स देखी मेरे पास रखी हुई, तो बोला कि अगर आप पढ़ते हो, आपको पता है, तो मुझे बता दो, मुझे समझना है, क्योंकि बुद्ध के नाम पे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं ये लोग। तुमने धर्म का नाम गंदा किया, तुम कुछ भी मैं तुम्हें दूं, तुम्हें कुछ भी नहीं दो, तुम तब भी गंदा ही करो, गंदगी ही फैलाओगे, क्योंकि गंदगी यहाँ से आ रही है। ठीक है, वो कहता है तभी सेल्फ नॉलेज की बात करते हैं, तुम खुद को नहीं जानते, जब तक खुद को नहीं जानते हो तब तक कुछ भी करोगे, तुम्हें नाम नहीं भी दिए जाए तो भी तुम यही काम करोगे। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अब भी बोल रही हूँ, कोई नास्तिक हो कोई आस्तिक हो, तो मैं नास्तिक को ही से ही बात करना पसंद करूंगी। ठीक है, तो मैं उनके फेवर में ही हूँ इस मामले में। बट इसमें अगर आ जाए सेम, आप इस, सेम। है ना? तो अगर आप इस बारे में आ जाएं कि भाई नहीं नहीं, धर्म गंदा ही और बेकार ही चीज है, तो वो तो नहीं मानने वाले हैं, और मानने वाले नहीं, ऐसे नहीं मानने वाले हैं, हम बात करके नहीं मानने वाले हैं। आप बात करिए आराम से, आप जो लॉजिक दे रहे हैं हम बात करेंगे उसमें, उस तरह से नहीं मानना है। दो लोग हैं, बात कर सकते हैं उन्हें, जैसे रवि ने बात करी है, जैसे अर्पित ने बात करी है, अच्छे पॉइंट है उनके, वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट इन द सेंस वो समझ रहे हैं चीजों को, उन्हें उन्हें लगा कि लिटरली ऐसा हो सकता है, जैसे अद्वैत वेदांत ही क्यों, बात तो सही है, अद्वैत वेदांत ही क्यों भाई? वो इसलिए क्योंकि हम देखते कि मैं हूं, दुनिया है, दो है, ठीक है, हम देख रहे हैं कि दो है, लेकिन दो है कैसे? मैं हूं तो दुनिया है तो मैं हूं, अकेले तो कोई है नहीं। तो नॉन डुअलिटी का मतलब ये क्या होता है कि दो नहीं, उसमें ये नहीं बोला कि एक है, उसमें बोला दो नहीं, नॉन डुअलिटी, कि तुम इसके बिना नहीं हो और ये तुम्हारे बिना नहीं है। जब यही नहीं है, यही कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हो आप, तो इससे आगे कॉन्सेप्ट बचता ही क्या है? इसमें एक उन्होंने ये भी बात करी थी, अब उनके ऊपर बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन जो होते हैं वो डांट के बात करते हैं, कई बार उनको लगता है कि हम डर के ना क्वेश्चन पूछें, हाँ। ये ना हो जाए। हाँ, एक तो कृष्णमूर्ति जी की बात कर रहे थे, रवि जो बात कर रहे थे कृष्णमूर्ति जी की बात कर रहे थे, दूसरा वो बात करें कि आचार्य प्रशांत ऐसे करते हैं।
कृष्णमूर्ति जी का आपने देखा है, द वे ऑफ एग्जैक्टली, टीचिंग? उन्होंने भी डांटा हुआ है। इतना हक तो रखते हैं ना, मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, पीएचडी वालों को, और वो बात कर रहे हैं दूसरी तीसरी क्लास की, तो डांट नहीं खाएंगे क्या? इतने सालों से पढ़ाते पढ़ाते तुम्हें यहाँ पे लेके आई हूँ, अब भी तुम वही बात करोगे, पूरी क्लास का टाइम वेस्ट करोगे, मेरा करोगे, मेरी टीचिंग्स का क्या करोगे तुम? सत्यानाश, कब से पढ़ा रही हूँ तुम्हें। जैसे अर्पित की बात बताऊं, उसने बोला कि आचार्य प्रशांत जाति पे बात कर, मुझे इतने हंसी है इस वाली वीडियो में। तो उन्होंने जाति के ऊपर बात करते हैं, फिर उन्होंने वीडियो दिखाया बकायदा, उस वीडियो में है जिसमें वो ओके। बोल रहे हैं कि आप क्या बात करते हो, भारत में ही जाति है, बाहर नहीं है, बाहर देखो, वो गोरे और काले, पता नहीं क्या तो कुछ तो बात करी थी, मुझे ठीक से याद भी नहीं, बहुत दिन हो गए। वो कंपैरिजन कर रहे हैं मतलब भारत की जाति का जो कॉन्सेप्ट है और बाहर के लोगों की जाति का। भाई, एक वीडियो उठा ली, अगर तुमने बात करनी थी जाति के ऊपर, देखना ही था, लगभग 20 वीडियो होंगे आचार्य जी की, जो बिल्कुल भारत की जो ये वाली जाति है, शूद्र और ये सब जाति है, इसके बारे में बात करी है। पर अर्पित ने क्या किया, ये प्रूफ करने के लिए कि वो जाति का कॉन्सेप्ट कैसे दिखाते हैं, बाहर की जाति की बात करी, कि जो भारत में जाति चली है, ऐसा नहीं कि भारत में चली है, बाहर भी चलती है, अलग तरीके से चलती है, अलग नामों की तरह में चलती है, वैसे वो बता रहे हैं। तो अगर आपको डिफाइन भी करना है, अगर आपको उनको काउंटर भी करना है, तो आप ठीक से कर लो, उसमें क्यों बैस्ट हो रहे हो, उसमें क्यों चीजों को इधर से उठा लिया उधर से कर लिया कि गलत साबित, इसको इस बंदे को गलत साबित करना है तो कुछ भी करेंगे, वो चीज नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी उनकी चीजें काफी कमांडेबल रहती है, आई अप्रिशिएट दैट, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि वो जो उठा उठा के कहीं कहीं से लाते हैं ना, वो बड़ी बेकार चीज है। जैसे अर्पित ने एक बार और ऐसी बचकानी हरकत कर रखी है कि वो डरपोक है, डरपोक गुरु है, तो ये कुछ मजे वाली बात नहीं है। फिर ओशो की थोड़ी सी यहाँ पे बात रखी कि वो तो एकदम ऐसे बोलते थे, वहां पे उनको अच्छी बात ओशो में यही लगती है कि वो स्क्रिप्चर्स को नकारते थे, और यहाँ पे आचार्य प्रशांत बुरे इसलिए क्योंकि स्क्रिप्चर्स की वो मतलब को प्रमोट कर रहे हैं, एक तरह से उनका नाम ले रहे हैं, उनको वैल्यू दे रहे हैं, ये प्रॉब्लम है उनकी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे इन लोगों से ये प्रॉब्लम रहती है कि थोड़े से बैस्ट हो जाते हैं यहाँ पे, पर मुझे समझ में भी आता है क्योंकि जैसी हालत हो रखी है ना, तो वैसे में थोड़ा सा हम सोचते भी कि क्यों हाँ, लेके कि धर्म आए इन अफीम चीजों बन को। जाता है। वो चीज नहीं भूलनी चाहिए कि अफीम तो कुछ भी बन सकता है, क्योंकि तुम ही तो हो चखने वाले, इसको हम्म। किसी को भी उठा के चाट लोगे। ओके, तो अभी क्योंकि ये वाला टॉपिक काफ़ी हो गया है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि अब आप भी लड़की हैं, मैं भी लड़की हूँ, तो थोड़े इस टाइप के टॉपिक लेते हैं कि जो गर्ल स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे बीइंग अ गर्ल क्रिएटर, जैसे आपने इन टॉपिक्स पे बनाया वीडियोज़, जो हम्म। धार्मिक, रिलीजन, तो ऑब्वियसली एक आपको एग्रेशन देखने को मिला होगा पब्लिक का। तो मेरा ये सवाल है कि क्या आपको फ़ील हुआ कि जस्ट बिकॉज़ आप लड़की है, इस वजह से कोई डिफरेंस आया, या आपको कोई भी बायसनेस फ़ील नहीं हुई? देखो, इसमें आपका दो क्या मतलब चीजें, पर्सनल एक्सपीरियंस है? हुँ। मेरे फॉलोअर्स कम है, तो हेट भी मिली, वो भी थोड़ी मिली, क्योंकि रीच इतनी है नहीं, पहली बात तो। पर अगर उनको भी काउंट करके देखा जाए तो जितने भी मिली, तो उसमें मेरा थोड़ा माइंड, मेरा काफी लॉजिकल माइंड रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है एकदम काउंटर आंसर देना। तो जो ऐसे लोग आते हैं, मुझे उन्हीं के साथ मजा आता है बात करने में भी, जो कुछ बात करे सामने से, तारीफ करने वाले तो दिल बना के भेज दो, हो जाता है उनके साथ में। जो लोग ऐसे आते हैं, उनसे तो फिर थोड़ा जीवन में कहते हैं ना, खेल है, मजा है, तो मैं तो मजा ही करती हूँ उसमें, थोड़े बहुत मैंने जो आती चीज़ नोटिस की ना स्पेसिफिक, मुझे कि यूट्यूब में तो नहीं, यूट्यूब में मुझे ऑनेस्टली मैं बताऊँ कोई बायसनेस नहीं फ़ील हुई, लड़का-लड़की लेके नहीं, यूट्यूब मेरे को लगता है पता नहीं, मुझे नहीं फ़ील हुई। इंस्टाग्राम में स्पेसिफिक मैंने नोटिस किया बागेश्वर बाबा के ऑडियंस के साथ। कि अच्छा। बाप रे! मतलब कुछ जो स्पेसिफिक बाबा हैं ना, ये लोग इतने एग्रेसिव हैं इनके ऑडियंस। अब मुझे मैं जज नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे जिस तरह के कमेंट आए, तो मैंने नोटिस किया कि जैसे आप सद्गुरु वर्सेस अगर कंपैरिज़न लो बागेश्वर बाबा, तो सद्गुरु के जो वो हैं फॉलोवर्स, वो उतने एग्रेसिवली कमेंट नहीं करते। लेकिन हम्म। बागेश्वर बाबा के अगर आप देखोगे ना, तो सीधा गाली-गलौच और वो आर वाली जो गालियाँ होती है, तो मेरे को लगता है डेली आती है वो मेरे को इंस्टाग्राम में। अब मैं यूज़्ड टू हो गई, मुझे पता है मैं सुबह उठूँगी 3-4 गाली रहेगी। अब मुझे गालियाँ याद हो गई है। और ये स्पेसिफिक एक ही पर्सन के फॉलोवर्स के साथ हो रहा है। तो मुझे लग रहा है हम्म। कि ऐसा क्या सिखा रहा है वो पर्सन अपने फॉलोवर्स को? अरे वो यही तो सिखा रहे हैं ना उनके, आप जो बोले ना फॉलोवर्स, उनकी बातों में ही रहता है ये, जो शुरुआत ना पैट प्यार की इसको बोलते हैं हम, वो तो ऐसा लगता है कि अभी के टाइम पे दोबारा वही शुरू कर रहे हैं, जैसे उनकी बातें रहती हैं, बेटियों का विवाह कराना है, क्या बोलते हैं, कराते हैं हम, उनकी बातें ही ऐसी हैं, पूरा जो उनका, क्या बोले अब इसमें।
ये वाला जो तबका है ना, जो लड़कियों की बहुत ज़्यादा शादी कराने में तुला हुआ है, जो बागेश्वर धाम बाबा के जो फॉलोवर्स हैं, उस टाइप का तबका जो स्पेसिफिक है, कि लड़की जो है उसको बस शादी करा दो और वही पुण्य है। मुझे लगता है मनुस्मृति से पूरा आ रहा है ये फिलॉसफी। इन्होंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ी, मैं गारंटी से बोल रही हूँ। हाँ, हाँ, इनको वो भी बात सही है। इनको पता है कहाँ से आ रहा है? इनको सिंपल जो एकदम समाज चलता है ना, गाँव वाला, बिल्कुल देहात वाला जो गाँव चलता है, वो लिटरली अच्छा काम कर रहे हैं उनकी तरह से। वो ऐसा नहीं कि वो लोगों को मूर्ख बना के लड़कियों का विवाह करवा रहे हैं। उनको जेन्युइनली लगता है कि वो बड़ा कहते हैं पुण्य का काम कर रहे हैं। क्योंकि उनका माहौल वैसा रहा है, देहात में इससे ज़्यादा चलता ही नहीं कि लड़की बड़ी हो गई, बड़ी भी जिसको बोलते हैं 16-17 जो भी बोलते हैं, कि इसकी शादी कर दो। उनको जेन्युइनली लगता है कि यही तो होना चाहिए लड़कियों के साथ में। ठीक है? तो उनको तो किताबों से तो बिल्कुल नहीं आ रहा पहली बात, क्योंकि किताबों का तो नाम भी सुना हो वही बड़ी बात है। और दूसरी बात, जो कर रहे हैं उनको लगता है सच में जनरली काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको उतना ही पता है। उनका जितना अनुभव, क्या बोलूँ उसको, संस्कार पता नहीं क्या बोल सकते हैं। जो भी उनका रहा है उससे उतना ही पता चला है उनको, कंडीशनिंग बोल सकते हो तो क्या बोलूँ, कि भाई यही करना होता है हमें, कि देश के नाम पे चिल्लाओ, सनातन सनातन चिल्लाओ, लड़कियों की शादी कर दो, और जो बाकी अच्छी बुरी उनके बारे में चरित्र वरित्र वो चीजें होती है उसके बारे में बात कर लो। उतना ही पता है उनको, और उनको सुनते भी वैसे ही लोग हैं, तो प्रिपेयर रहो। मैंने इसलिए बोला कि ब्रेकफास्ट में आराम से खाओ उनको, वो यही देने वाले हैं तुम्हें। नहीं, मुझे लगता है भारत में ना एक बहुत बड़ा तबका है जो लड़कियों को इसी तरीके से ब्रेन वॉश कर देता है बचपन से, कि उनका बस एक ही एम है लाइफ में शादी करना, और वो नहीं शादी कर पाई ना तो बस उनकी ज़िंदगी बर्बाद है। और मैं सब में देखती हूँ ये, मेरे जो मैंने दोस्तों को देखा, मैंने मेरी फैमिली लकीली ऐसी नहीं थी तो मैं बच गई, पर मैं अब आस-पास जो दोस्तों को देखती थी, मुझे लगता था मेरी सहेलियाँ भी, वो पता है खुश होती थी इस बात से कि मेरे पापा ने मेरे दहेज के लिए इतना पैसा बचा रखा है, और ये मैं एक आईटी कंपनी में काम करने वाली एजुकेटेड लड़की की बात कर रही हूँ। वो आके हम्म। मुझे ऐसे बोलती थी कि मेरे पापा ने तो इतना दहेज में मेरे लिए पैसा बचा के रखा है, तो पता है मेरे पापा इतने लाख का खर्चा करेंगे मेरी शादी में। मैं सोचती थी कि यार इसका दिमाग खराब है कि मतलब और कोई एम नहीं है आपकी ज़िंदगी में, तो आप आईटी कंपनी में भी क्यों आई हो? चली जाओ फिर शादी ही करके बैठो। तो आपका देखो, मतलब क्या एटीट्यूड है इस पूरे शादी वाले कॉन्सेप्ट को लेके? इसमें प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कुछ है नहीं, और क्या है वो, नहीं तो बताओ। उनसे शादी छीन लो, चलो आप क्या दोगे उनको? आप खुद से क्या दे सकते हो लड़कियों को, शादी ना दो तो? बताओ, अगर पैसा कमाते हैं तो भी किस लिए कमाते हैं? एक दिन सेटलमेंट। हम लड़कियों की बात करते हैं, लड़कों के साथ भी तो यही हो रहा है ना। लड़का भी एक जॉब के लिए क्यों मर रहा होता है? वही वाली बात, नहीं तो उसका तो चल रहा होता है। एक कमरा है छोटा, मेरे भैया का कमरा था, मेरा कजिन है, उसके खड़े होके छत में ऐसे सर लगता था वो, तब भी मजे में। उसका फोटो देखोगे ना, ऐसे एकदम जैसे जन्नत मिल गई उसको। 4 लोग पड़े हैं उसमें इधर, उनको नहीं चाहिए होता कुछ भी। लेकिन सब कुछ, इतने पैसे कमाना, इतने सब करना क्यों? शादी होगी, फिर उसके बाद वही फैमिली, ये वो, सबका ये चल रहा है बस। इसमें से लड़कियों को हटा दिया गया है बाकी काम वाली बात पे, क्योंकि उनका काम सिखाया जाता है बचपन से ही, घर वाला काम। वही जो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि लड़का बाहर से लेके आएगा, लड़की अंदर लेके आएगी। हमारे क्लास में था एक बबलू नाम, उसका नाम कुछ और था, वैसे हम बबलू कहते थे उसको, कुछ शॉर्ट में थे नाम तो बबलू। तो वो बिहार से था। तो वो जब भी मिलता था मुझे यही ताना मारता था, नहीं कि उसको क्या शिकायत। शायद हम लोग बात कर लेते थे ऐसे आपस में, हम 3-4 फ्रेंड हुआ करते थे, और आके, तुम लड़कियों का तो बढ़िया है, तुम तो शादी कर लोगे, तुम्हारा तो हो जाएगा, हमें तो ये काम करना पड़ेगा, हमें तो वो करना पड़ेगा। उनका एक्सेंट भी तो मस्त होता है, अरे तुम्हारा तो हो जाएगा, हमारा तो ये करना। हाँ भैया, क्या दिक्कत है? हम भी पढ़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पे झक मारने आए और लाइक ऐसे कबड्डी खेलते फिरते हैं। हम भी पढ़ रहे हैं, हमें भी चाहिए, हम भी काम करना चाहते हैं उसका। अब मुझे समझ में नहीं आती थी ये बात, कि ऐसे क्यों बोलता है ये। फिर थोड़ा सा जब मैंने अपनी सोच से बाहर निकल के देखा कि यही तो होता है लाइफ में। एक लड़का होता है, वेल सेटल्ड होता है, लड़की से शादी कर लेती है, और लड़का भी वेल सेटल्ड इसलिए ही होता है। दोनों दोनों का वही है, पर्पस तो एक ही है दोनों का, करना तो दोनों को ही एक है। पर लड़की की बात यहाँ पे ज्यादा इसलिए आ जाती है क्योंकि लड़कियों को बहुत सारी चीजों से आजादी छीन ली जाती है उनकी। जब एक लड़की को आजादी मिलती है, मोस्टली, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, एक तो पढ़ना स्टार्ट कर देती है, वो जॉब वगैरह वो तो हो जाता है। लेकिन इसके साथ में कुछ, मोस्टली कुछ एक लड़कियां होती हैं जो कुछ बुरी हैबिट्स जरूर करना स्टार्ट कर देती हैं। उसका रीजन बताती हूँ मैं आपको। लड़के जो है, उन्होंने क्या देखा, लड़कों को देखा है आजादी में, फ्रीडम में। उन्होंने क्या देखा, लड़के क्या कर रहे होते हैं, एकदम फ्रीडम फील कर रहे होते हैं, और एकदम सिगरेट पी रहे हैं और दारू भी पी रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। मैं इनको वैसे वे में नहीं बोल रही हूँ, नैतिक मोरालिटी वाले वे में नहीं बोल रही हूँ, मैं साइकोलॉजी वे में बोल रही हूँ। साइकोलॉजिकली देखें इसको तो क्या चलता है। तो वो फील करना चाहती हैं कि मैं भी आजाद हूँ। वो भी चाहती हैं, आप देखना, जो दिखाना चाहिए ना कि मैं फ्रीडम मुझे मिली हुई है, मैं फ्री हूँ, तो मोस्टली ट्राई करेंगे कुछ ऐसा दिखाना। कुछ और भी हो सकता है इसमें,
कि वो फील करें कि भाई मैं फ्री हूँ इन चीजों के लिए भी, क्योंकि उन्होंने देखा ही कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रीडम माने ये, जानबूझ के नहीं कर रही होती है वो, बट वो समझ रहे हो ना कैसे आ रहा है वो चीज। और इसमें फिर अभी क्या चलता है कि लड़की माने उसका तो कैरेक्टर ही खराब है, एक लड़का सिगरेट पी रहा होगा, कोई नहीं बोलेगा ये जाके रेप करेगा, उसके पीछे बहुत सारे चीजें आएंगी, लेकिन एक लड़की सिगरेट पी रही होगी तो अगर इसके साथ कुछ गलत हुआ है तो होना चाहिए, तो लड़की ऐसी है। किसी ने कहा तो है कि वो सिगरेट पीने से लड़कियों के भी फेफड़े खराब होते हैं, चरित्र खराब नहीं होता, ऐसा कुछ बोला है किसी ने, नाम मैं भूल रही हूँ तो। अरे ये अभी प्रेमानंद महाराज के ऊपर एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसपे मैंने बस ये बोल दिया था एक लाइन कि प्रेमानंद महाराज एक तरफ तो सेम सेक्स रिलेशनशिप्स को प्रमोट करते हैं, पर दूसरी तरफ लिव इन रिलेशनशिप्स की बुराई करते हैं, ठीक है। तो उसमें तो मेरे को बाप रे इतना ही लोगों ने कैरेक्टर पे कमेंट किया है, आके अलग से डीएम कर करके किया है कि हाँ तुम तो चाहती हो, तुम इसी में घुसी हो, तुम ये चाहती भी हो। मैं उनको बोल रही हूँ चलो माना कि मैं चाहती भी हूँ, अगर कोई लड़की चाहे भी, तो इसमें क्या गलत हो गया है? आप कौन हो डिसाइड करने वाले? तो आपके कैरेक्टर खराब कर दोगे किसी का। ये बात आप और फॉरेन में बता दो, किसी इंटरनेशनल स्टेज में चढ़ के बता दो और फिर बोलो हमारा भारत महान, तो वो ये नहीं तो करेंगे ये। बस अभी स्पेसिफिक जो अपने देश की लड़कियों को उनको बोलना है, और फिर नहीं, विदेशी लड़की आएगी तो उनका रेप करना है ना, फिर उनको तो फॉरेन टूरिस्ट पहले, का रेप हो जाता है इंडिया में। जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर की विदेशी महिलाएं हैं, उनको तो पहले सर्टिफिकेट मिला हुआ है कैरेक्टर का, वो तो चरित्रहीन होती ही होती है, वहां पे तो ऑप्शन है ही नहीं। तभी तो इजिली आपने देखा होगा किसी भी विदेशी महिला को अप्रोच करने के लिए वो बिल्कुल भी झिझक नहीं करते हैं, उनको लगता है तो कैरेक्टरहीन है ही, इसका तो कैरेक्टर खराब ही है, समझ रहे हो, क्योंकि उनको लगता है कि वहां पे तो सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ लज्जाशील लड़कियां, बिल्कुल यू नो आपने एक चीज और भी नोटिस करी है, आप किसी को तुरंत उल्लू बना, अब मैंने सूट वूट पहन रखा है, ये लगा रखा है दुपट्टा वट्टा, अब इसमें ही बहुत संभावना है कि मैं थोड़ी दो तीन अच्छी बातें सो कॉल्ड अच्छी बातें कर दूं, तो मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा एकदम, डन, ये लड़की हमारे भारत को एकदम लाइक, अभी मैं कुछ थोड़ा सा टी शर्ट वगैरह थोड़े ठीक से कपड़े और दूसरी तरह के कपड़े पहन के आ जाऊं, और थोड़ी सी ऐसी बात कर दूं थोड़ी सी लाइक, और थोड़ा मॉडर्निटी को प्रमोट करती हूँ, तो वहां पे भी कैरेक्टर मिल जाएगा। तो ये है बिल्कुल, हम दिखा सकते हैं, मैं एक वीडियो में, एक रील में 30 सेकंड में दोनों डिसाइड कर सकती हूँ, समझ रहे हो, ऐसी मेंटेलिटी है। यही फिर होता है धर्म के साथ, कपड़े अपड़े अच्छे पहन के बात करो, और बेटा बताओ तुम क्या चल रहा है वहीं पे चल जाएगा, यहीं पे साधु बन के बैठ जाओ, मतलब इतना सिंपल बना रखा है, इसमें क्या है, कुछ मतलब नहीं किसी को, बाहर क्या है उससे काम चल रहा है, ऐसी हालत हुई पड़ी है। लोग ये नहीं समझ रहे कि चलो मनुस्मृति वगैरह जब लिखी गई थी, आप मान सकते हो कि उस टाइम पे लड़कियों के पास शायद उतना बाहर जाके काम करने की सुविधाएं नहीं थी, तो उन्होंने वैसा कुछ लिख दिया। बट अब तो ऐसा नहीं, अब टेक्नोलॉजी है, एक लड़की भी जो काम कर सकती है लड़का भी कर सकता है, ब्रेन की बात आ गई है अब। वो हाथ पैर ऐसा नहीं है कि जिसके ज्यादा मसल है वो काम कर पाएगा। ज्यादातर जो काम आजकल है, जो जिससे आप पैसे कमा सकते हो, वो वैसी है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो ब्रेन तो लड़की का भी वही होता है, बट नहीं, वो बात है ही नहीं इनको कि काम के हिसाब से बोल रहे हैं, ये ईगो पे बात आ रही है उनकी, इसीलिए मुझे लगता है ज्यादातर लोग बोलते हैं। बहुत एक टाइम लगेगा मेरे सुपीरियरिटी ख्याल से। कॉम्प्लेक्स है पेट्रियार्की का, जो ज्यादातर बात बोलते हैं ये लोग। एक बात बताऊँ आपको, ये जो मोटी-मोटी बातें हमें दिख जाती है ना, शादी वाली और जॉब वाली, ये तो फिर भी थोड़ा हो जाता है कि लड़कियों को मिल जाती है अपॉर्च्युनिटी। लेकिन एक जो बहुत सटल लेवल पे हमारे दिमाग में बैठी है ना, वो सबसे बड़ी बात ये है कि हम खुद को मॉडर्न मान रहे हैं। अब भी इस अभी हम जो बात कर रहे हैं, अब भी हम मतलब इस कॉन्शियस लेवल पे भी हम कितनी हरकतें ऐसे करते हैं जो हमें लड़की फील कराता है। इतना बैठा हुआ है ना दिमाग में, हमें लिटरली पता नहीं चलता है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, मान लो मेरा बॉयफ्रेंड हो, मेरा हस्बैंड हो, फियांसे जो भी हो, मतलब मेरे कोई रिलेटिव हो, मेरा पार्टनर हो, वो कुछ हेल्प कर दे मेरी, तो मुझे लिटरली फील हो जाएगा ओ ऐसे वाला, लाइक ऐसा लग जाएगा मुझे, वो आते हुए भी दिमाग में कि इसका मेरा काम नहीं था ये, लाइक ये जो उसने मेरी हेल्प करी है, ये ऐसा नहीं कि मेरा ही काम था, हम दोनों रह रहे थे, साथ में रह रहे थे, साथ में काम मतलब जी रहे हैं, बट वो आ जाती है फीलिंग, इतनी डीप बैठी हुई है। तो बहुत टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट उतना तो फ्रीडम मिले जो एक बहुत ग्रॉसली दिख जाता है, कितना एक इंसान है भाई, उतना तो जीने दो एटलीस्ट, फिलहाल एटलीस्ट। उस पर भी काम कर रहे हैं जो आचार्य प्रशांत है, वो तो डीपली ही बात करते हैं, रूटली ही बात करते हैं कि भाई ऐसे तो बात नहीं बनेगी ऊपर ऊपर से,
वो हो भी रहा है ना, लड़कियां हैं, मेरे खुद के जानने वाले कितने लोग हैं, वो सीए है, वो इतना अच्छा कमाती है, वो अपने हस्बैंड को पूरा पैसा दे रही है, फिर उससे ऑटो के पैसे मांग रही है, कहीं उसको जाना है तो गाड़ी की हस्बैंड को पूरा पैसा दे रही, कैसे दे रही है पूरा पैसा? मैं वही पागल है बता क्या? रही हूँ, यही चल रहा है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं बहुत घूमी हूँ साउथ और ये इधर उधर बहुत घूम लिया है, तो बहुत घूम लिया इन द सेंस देखा, बहुत अच्छे तरीके से देख के घरों में घुस घुस के देख के आई हूँ चल क्या रहा है। तो उस वे में मुझे अच्छे से पता है कि ये इतना जल्दी से जाने वाला है नहीं। जो लोग खुद को बहुत ऐसे मानते हैं, वेल एजुकेटेड मानती हैं, खुद को बहुत समझदार मानती हैं, मानती कि नहीं नहीं हम तो ऐसे करेंगे, जैसे ही वो आता है ना सामने, तो बुग्गा बन जाती है, उसको बाबू बन जाती है। 2 चीज़ें मतलब जो मैंने नोटिस करी आपकी बात से भी, और एक जो मुझे लगता है कि लड़कियाँ ही खुद शायद उनको पता है कि मैं सामने वाले के का अगर फेवर ले सकती हूँ एक लड़की बन के, और वो मेरी हेल्प करने को रेडी है, चाहे वो मेरा पार्टनर हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, कि तो मैं ले लूँ, मैं क्यों एक्स्ट्रा काम करूँ? तो मुझे लगता है लड़कियाँ खुद भी इसीलिए जानबूझ के बन जाती है ताकि वो हेल्प मिल जाए और आलस की खुद काम ना करना पड़े। और इस दूसरी चीज़, कोई अगर लड़की इस पूरी सोशल कंडीशनिंग को काट के आगे निकलने की कोशिश कर रही हो, तो एक लड़का भले ही उसकी हेल्प कर देगा, बट लड़कियाँ दूसरी लड़कियों की बहुत कम हेल्प करती है। ये भी मैंने नोटिस की। तो लड़कियाँ खुद ही रोक रही हैं, खुद को भी आगे बढ़ने से और दूसरी लड़कियों को भी आगे बढ़ने से। तो इतने ऐसे क्यूट वाली बातें करते हो कि आप देखो ना इसमें, अगर मैं मुझे नहीं करनी है ऐसे काम, मतलब मुझे दिख रहा है कि मुझे तो एक लड़का मिल जाना चाहिए, अब अगर आप बढ़ोगे आगे तो फिर मेरे पे भी उंगली आएगी कि तो बैठ के खा रही है फ्री का। या फिर कुछ भी ऐसी चीजें, मतलब कुछ तो आ जाएंगी ना कि वो लड़की मैं एक तरह से मान लो। तो सुपीरियर इंफीरियर खुद को फील नहीं कराना है ना मुझे, कि भाई यही बेस्ट ऑप्शन होता है लाइफ का, ऐसे ही जीना होता है। तो मैं तुम्हें क्यों सपोर्ट करूं, जब मैं बेस्ट ऑप्शन मैं चूज कर रही हूँ, मैं तुम्हें क्यों देखूंगी तुम कुछ और बढ़िया करके निकल जा रही हो, और मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर कहीं ना कहीं फीलिंग तो आ ही जाएगी। मैं ऊपर से चाहे शो करूँ कि नहीं नहीं मेरी मस्ती में कट रही है, पर कहीं ना कहीं पता तो होता है। और लड़कियां इसलिए लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती हैं। देखो इसमें एक चीज मुझे अच्छी याद आई, कि जब हमने पहले बात की थी धर्म के ऊपर, और हम ये लड़कियों के ऊपर बात कर रहे हैं, दोनों में हमें इजी रास्ता चाहिए। जो अभी की धार्मिकता है उसमें भी लोग किसमें भागते हैं, एकदम इजीली कुछ मिल जाए, लड्डू गोपाल उठा लाएंगे, उनको प्यार से रखेंगे, एक मेरा बाबू बन के रहूंगा, मैं प्यार से रहूंगा, ऐसे लगता है, होता नहीं, उससे उससे जीवन नहीं चलता है स्मूथली, बट लगता तो है, इजी ऑप्शन चूज करते हैं। फिर दोनों तरफ, वहां पे भी जब श्री कृष्ण भगवद गीता में है, तो वहां पे भी मार धाड़ है, और यहाँ पे भी जब तुम बाहर निकलते हो चीजों को जानते हो, तो लड़ना तो पड़ता है, समझ रहे हो। तो ये इजी वाला ऑप्शन के चक्कर में फंस रहे हैं सारे लोग। और हुँ। लड़कों को भी लगता है कि चार वो इतना बैठा हुआ है ना कंडीशनिंग के तौर पे, कि उनको लगता है कि घर में सच में जब हम वापस आएंगे ऑफिस से, वो मूवीज भी तो दिखाते हैं ना, एकदम वो बैग उतारेंगे, ला 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 वाली फीलिंग आएगी और जाके लाइक ऐसे घर में तो स्वर्ग मिलेगा। होता नहीं है वैसा भैया, मान लो समझ जाओ, फिल्मों से और बाहर आओ। लड़कियाँ ये नहीं समझ रही है ना यहाँ पे कि ये जो कम्फर्ट पाने की वो कोशिश कर रही है ना, जब तक जवान है, खूबसूरत है, तब तक मिल जाएगा। उनको ये नहीं पता कि जैसे ही आपके बच्चे बड़े हो जाएँगे ना, उसके बाद आपकी लाइफ़ हो जाएगी, पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा। जब आपकी भी जवानी निकल जाएगी, बच्चे भी फिर आपसे दूर जाना चाहेंगे, हस्बैंड भी, और अब आपको रियलाइज़ होगा कि अब तो लाइफ़ भी निकल गई, अब मैं क्या करूँ? तब आप बच्चों के पास जाओगे तो बच्चे बोलेंगे कि नहीं अब हमारी अपनी पर्सनल लाइफ़ है, मम्मी आप अपना देखो। और हस्बैंड तो पता नहीं क्या करेगा, क्या पता उसको कोई और ही पसंद आ जाए, या उतना अट्रैक्शन नहीं रह जाए मे बी। तो लड़कियाँ ये नहीं समझती कि वो जो उनको वो जो ईज़ी चीज़ें आपने कही ना वो मिल जाती हैं। मिलती है लेकिन बाबा तुम देखो ना, ईज़ी मिल रही है तो मतलब कुछ गड़बड़ है। इतने ईज़ी क्यों, इतने ईज़ी लाइफ़ में कुछ मिलता नहीं है। अगर मिल रहा है तो मतलब गड़बड़ है। ये मासूम होती हैं लड़कियाँ, देख नहीं पाती शायद, या शायद ज़्यादा ही चंट होती हैं कि देख के इग्नोर कर देती हैं। मुझे इसलिए हंसी आ रही है यहाँ पे, अभी आप बोल रहे हो ना, मुझे ख्याल आया कि अब हम बात कर रहे हैं, कोई वीडियो भी देखेगा, लड़के भी देखेंगे, तो क्यों ना लड़कों को लपेटा जाए यहाँ पे कि लड़के शादी ना करें। मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, आपने बोला कि जब एक एज हो जाएगी, आपकी खूबसूरती ढल जाती है, तो फिर हस्बैंड भी वैल्यू देना कम कर देता है। अब मैं लड़कों को डराना चाह रही हूँ यहाँ पे, कि उससे आगे भी एज बढ़ जाती है, अब लड़के भी थोड़े बूढ़े हो जाते हैं, अब उनकी लाइफ में भी क्या है, मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो जो उठा के ले आए हैं उस लड़की को, अब वो तो खूबसूरत रही नहीं है, उसका तो छोड़ ही दो, अब जो चीजें हैं, अब बस घर में काम चल रहा है, तुम्हें खाना मिल जाता है, वो चीजें मिल जाती है, तुम आके बैठ जाते हो, अब बच्चे तुम्हारे भी बड़े हो गए हैं। मैं इस कॉन्सेप्ट को लड़की से हटा के कहीं और लेके जाना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि वो भी देखें कि भाई लाइफ सिर्फ ये नहीं है कि तुम जो कर रहे हो, हम अपने माँ बाप की
जो हमारे माँ-बाप हैं अभी के, हम उनकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, हमें उन्हें प्यार भी बहुत करते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई जेन्युइनली पूछे कि आप अपने माँ-बाप जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो? बहुत कम लोग होंगे जो हाँ बोलेंगे कि लाइक आप हो अभी, और मैं बोलूँ कि आप खुद को अपने बाप की जगह, अपनी माँ की जगह देखना चाहते हो? कि अभी कुछ टाइम बाद आप उनकी जगह होगे, तो मुझे नहीं लगता कोई हाँ बोलेगा। लेकिन हम ज़िंदगी वैसे ही जी रहे होते हैं, सेम पैटर्न्स पे। बस ऊपर-ऊपर से फ्लेवर नया-नया होता है, हमें लगता है नहीं-नहीं वो रोटी हाथ से बनाते हैं, हम चकला बेलन से बनाते हैं। या फिर वो लड़के बोल देंगे कि नहीं-नहीं पापा तो स्कूटर से जाते थे, मैं तो गाड़ी से जाता हूँ। सिर्फ इतना बदला है, बाकी सेम पैटर्न्स आप फॉलो कर रहे हो, वहीं जाके ज़िंदगी में अटक जाओगे एक बार। कुछ नहीं मिलना, एक दिन बैठे रहोगे बूढ़े बच्चे, फिर से वही जो तुम करके यहाँ पे अपने माँ-बाप को देख रहे हो, वैसे ही वो तुम्हें देख रहे होंगे एक दिन, दूर से बैठ के। तो बेटर है कुछ जान लो, समझ लो जीवन क्यों है। एटलीस्ट इतना कुछ महापुरुष हुए हमारे, इतने अच्छे-अच्छे, वो अपना पूरा जीवन छोड़ गए हैं, बुक्स के थ्रू छोड़ गए हैं। कुछ क्रिएटिविटी का देख लो, कुछ समझ लो, जान लो, साइकोलॉजी पढ़ लो, चलो आपको नहीं पढ़ना दर्शन तो, वो भी कम से कम एक नया पॉइंट ऑफ व्यू दिखाती है, वो अलग चीज़ सिखाती है। साइंस को वैल्यू दे लो, क्या पढ़े हो अंधविश्वास में? देख लो कुछ नया-नया क्या चल रहा है, कैसे लोग कहाँ से क्या समझ लेते हैं, बाहर दिख रहा था और देखते-देखते उसमें कुछ नया चीज़ निकाल लेते हैं वो। क्यों बता। ज़रूरी है ना विज़डम लिटरेचर? ताकि यही जो लूप आपने बोला कि पुनरावृत्ति बोलते हैं ना कि ये जो, अगर आप शायद श्री कृष्ण का ही एक श्लोक में देख रही थी, पुनरावृत्ति होती है कि पेरेंट्स जो लाइफ फॉलो करते थे हम कहीं ना कहीं उसी को फॉलो करते हैं। तो यही तो सिखा रहा है ना विजडम लिटरेचर की भाई ये जो पैटर्न्स है, स्क्रिप्ट्स हैं, इसको कट करके आप अपना भी कुछ एक्सप्लोर कर सको। विजडम लिटरेचर भी इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि इतने सारे ऋषियों ने शोध किया और तब उनको वो कॉन्सेप्ट पता चला कि भाई ऐसा कुछ स्क्रिप्टेड लाइफ जैसा होता है जो जिसको पुनरावृत्ति कहते हैं और आप निकल सकते हो बाहर। पर वो पहले तो थोड़ी सी वो सेंसिटिविटी तुम्हें होनी चाहिए कि भाई कर क्या रहे हो जीवन में, है ना? सेम वही पैटर्न फॉलो किए जा रहे हो, फिर एक दिन आके अभी तो बोल रहे नहीं यार मैं तो मौज मार रहा हूँ, मुझे मत छेड़, मुझे मत सिखा ये सब चीजें, मैं तो मौज में हूँ। तुम्हें दिख नहीं रहा वो मौज कैसी है? तुम्हें 2 साल पहले भी आई थी वो मौज, रुकी क्यों नहीं? बुखार है, मौज है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, तो वो हो जाता है फिर। एक और चीज़ जो मुझे लगती है, जैसे आचार्य प्रशांत के नाम से जो मैं देख रही थी, जो रिसेंट वीडियोज़ बन रहे हैं ना, जनरल वीडियोज़, क्रिटिसाइज़िंग नहीं, जनरल वीडियोज़ जिसमें रखा जा रहा है कि ये जो पर्सन है इसके हाइलाइट्स क्या हैं, कि ये जनता को क्या हाइलाइट्स देना चाह रहा है। तो एक चीज़ जो आचार्य जी की निकल के आ रही है बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने देखा कि उनको लोग बोल रहे हैं कि ये एंटीनेटलिस्ट बनने के लिए प्रमोट कर रहे हैं यूथ को कि आप बच्चा पैदा मत करो। क्लाइमेट चेंज उसका एक रीजन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एंटीनेटलिस्ट बनने को बोल रहे हैं। देखो ये कितना रेडिकल चीज है कि ऐसे तो आप क्या बोल रहे हो कि आप किसी की पर्सनल लाइफ कंट्रोल कर रहे हो। मतलब ये तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई अब वो जो पर्सन है वो एक ऋषि के समान हो गया है कि वो ऊपर जाके बैठ गया है, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू आप एक कॉमन तरीके से नहीं समझ सकते। वो बहुत कुछ समझ के फिर आपको वो चीज बोल रहा है, वो आपको रेडिकल लग सकती है। उससे ये नहीं हो गया कि वो जो पॉइंट बोल रहा है वो बेसलेस है। ठीक है, मैं अपना बता रही हूँ, किसी और लड़की के थॉट्स इससे अलग हो सकते हैं। और जैसे बच्चों का जो मुझे लगता है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ ये बात कि मैंने देखा है कि आसपास जो जिनके बच्चे हो जाते हैं, मैं देखती हूँ कि उन लड़कियों की लाइफ वहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि नहीं मैं बच्चे को 24/7 नैनी रख दूंगी और वो बच्चे को पाल लेगी और मैं तो क्या, मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूंगी, ऐसा कुछ कुछ नहीं। कोई नैनी नहीं देखेगी आपके बच्चे को, आप ही को देखना पड़ेगा, आप ही को उसको फीडिंग करवानी पड़ेगी, आप ही की अब बॉडी में पूरा चेंज आ जाएगा। एक बच्चा जब पैदा होता है, एक लड़की की बॉडी पूरी चेंज हो जाती है, इस तरीके से हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि वो उसकी जो प्रायोरिटीज हैं वो तक शिफ्ट हो जाती है। ब्रेन में न्यूरॉन्स इस तरीके से विकसित हो जाते हैं कि वो लड़की डेडिकेटेड हो जाती है बच्चे के लिए और कोई एम नहीं बचता। और ये फिजिकल चेंज होता है, ऐसा नहीं कि वो बस दिखाने के लिए बोल रही है, एक्चुअली में हार्मोनल चेंज आते हैं। आलिया भट्ट का मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी कि वो रिसेंट अभी मदर बनी है, तो उसके बाद अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि उस पॉडकास्ट में उसने बताया था कि कैसे उसको पोस्ट प्रेगनेंसी ट्रॉमा महसूस हुआ, एंजाइटी महसूस हुई, वो डिप्रेशन में आई। तो सोचो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, क्या उसने नैनी नहीं रखी होगी, पर उसको भी वो ट्रॉमा फील हुआ। तो एक नॉर्मल फिर जो लड़की है, जो नैनी तो सब लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो उसकी जिंदगी खराब होती है। जो अतुल सुभाष का केस हुआ था, जो कर लिया था अतुल सुभाष ने, तो अपने
नोट में क्या उसने मेंशन किया था पता है? 2 चीज़ लड़कियों के खिलाफ। ठीक है, सहानुभूति मुझे है आपसे कि आपने किया, जो भी रीज़न रहे होंगे अलग बात है। लेकिन आप किया उससे ये साबित नहीं हो जाता कि सारी चीज़ें जो आपने ज़िंदगी में कही कही है वो स्पिरिचुअली सही है। करना अलग बात हो गई और स्पिरिचुअली करेक्ट स्टेटमेंट्स देना अलग बात हो गई, राइट? लेकिन ज्ञान हुआ और एकदम से जाके वो तो हुआ नहीं ना, हाँ, राइट? तो नोट में 2 पॉइंट्स लड़कियों के अगेंस्ट जो लिखे थे अतुल सुभाष ने। पहला तो ये कि लड़कियां आजकल बेबी किलर्स हो गई हैं, कि बच्चा पैदा नहीं करना चाहती हैं। घर वाले अगर उनको बोलते भी हैं तो जिम्मेदारी से बचने के लिए कम बच्चे पैदा करती हैं या बेबी किलर्स हो गई हैं। और दूसरी चीज बोली थी कि इस टाइप की जो फेमिनिस्ट लड़कियां होती हैं उनका विरोध करना चाहिए, फेमिनिज्म के पूरे कॉन्सेप्ट का ही। तो मैं यहाँ पे आपको यही बोलना चाह रही थी कि लड़कों को लगता है वो बच जाएंगे। अरे कौन लड़का बच जाएगा? आप भी तो बाप हो ना उसके, आपको उस बच्चे को सुलाना नहीं पड़ेगा। और वो लड़की जब बच्चे को दिन रात उस पर अपना एनर्जी डाल के चिड़चिड़ करेगी तो किस पे गुस्सा निकालेगी? फिर आप ही पे निकालेगी। तो क्या फिर आपकी मैरिज लाइफ या कपल लाइफ हेल्दी रहेगी? तो फाइनेंशियली भी क्लाइमेट आएगा। हाँ, तो दोनों पे ही वो चीज खतरा है। तो आचार्य जी जो कह रहे हैं वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि भैया फैमिली ही बंद कर दो। वो बस इस कॉन्सेप्ट पे लाइट डाल रहे हैं कि देखो ऐसा होता है तो सोच समझ के फैसला लो। इफ यू आर रेडी तो लो, वरना मत लो। समझ रहे हो? तो आपका मतलब ये बेबी वाली चीज को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर अभी तो मैं नहीं चाहती। मैं सपोर्ट करती हूँ एंटीनेटलिज्म को, क्योंकि मैं खुद से प्यार करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी ऐसा कुछ। ऑनेस्टली मुझे इरिटेटिंग लगती है। मुझे लगता है यार अर्थ की बहुत पॉपुलेशन हो गई है, मैं कुछ उसमें ऐड नहीं कर दूंगी, उससे अच्छा है मैं दूर ही रहूं। पर आपके क्या मतलब विचार हैं इसमें? क्यों करना है, पहली बात तो ये बता दो ना। जब हम बच्चे करने की बात भी करते हैं, एक बात तो आपने हमेशा वही बात करते हैं ना कि तुमने क्या सीख लिया है, क्या आ गया है तुम्हें। जैसे मैंने खुद देखा है, जो बच्चे अपने माँ बाप से शिकायत करते हैं ना कि आपने क्या किया है, हमारा ये सब क्या किया है, जब उनके बच्चे हो जाते हैं ना, वो सेम बिहेव अपने बच्चों के साथ करते हैं। इतनी भी सेंसिटिविटी नहीं है हमारे अंदर कि हम ये भी देख पाए कि अभी कुछ शिकायत हमें मेरे हमारे पेरेंट्स से थी, अब सेम हम अपने बच्चों के लिए एक वो माहौल तैयार कर रहे हैं जहाँ पे उनको बल्कि ज्यादा ही दे रहे होते हैं एक तरह से। समझ रहे हो? तो इसमें बहुत सिंपल सिंपल बात करना कि वो इसको प्रमोट कर रहा है, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। फैक्ट्स देख लो, कौन सा तुम्हारा आबादी के मारे मरे जा रहे हो, पर वही रोने वही है। कभी बोलते हैं हिंदू खतरे में है, कभी बोलते हैं राष्ट्र विरोधी है। क्या चल रहा है फालतू की चीज? फैक्ट्स नहीं है क्या? पता ही नहीं है, डेटा नहीं, नाम की चीज नहीं पता क्या? तो और दूसरी बात रही, आपने पर्सनली पूछ रहे हो बच्चे के बारे में, तो सेम ही रहता है मेरा भी भाई। खुद नहीं लगता मुझे कि मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ एक अच्छी माँ होने की। तो मैं क्यों सोचूं किसी के बारे में कि मैं उसको ले तो आई हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पे, और मैं उसको लाइक वही चीज करने के लिए छोड़ दूँ भटकने के लिए, तो क्या सेंस बनता है उस चीज का? अब वो भी कल जाके वही ढूंढता फिरे। और अभी तो मुझे ये समझ में है, कभी आगे कुछ और समझ में आ गया तो फिर पता नहीं, बट अभी तो मुझे ये है कि और बहुत बच्चे हैं, हर तरह के बच्चे हैं, इंसानों के भी, जानवरों के भी। उनको शायद ज्यादा जरूरत है अभी के टाइम पे। किसी नए को लाके उसको कुछ भी दिया जाए, प्यार या जो भी हम बोलते हैं, उससे ज्यादा बेहतर है कि जो अभी ऑलरेडी है यहाँ पे, उनको तो बख्श दो, उनको तो बचा लो। उस पे काम करना मतलब ज्यादा बेहतर कंपलसरी मत रखो इस चीज को, जिसे करना है उसे करने दो। और उसको बोलो कि भाई आप एक ही करो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक इशू है। और जिसको है। नहीं देखो करना उसे बता ताने मत मारो। ऐसे देखो कंपलसरी ताने मत बनाओ कि ये तो करना ही है। देखो ताने जैसी तो कोई बात ही नहीं है, और ताने भी वही मारते हैं जिनको खुद नहीं पता होता हमने क्यों कर लिए। अब तुम नहीं कर रहे तो उन्हें लगता है हम तो करके बैठ गए हैं, हमें पता भी नहीं क्यों कर लिए, ये लोग कर नहीं रहे हैं। तो ये अलग से कहते हैं ना, गुस्सा निकालते हो एक तरह से। तो ठीक है। और किसी को आज की लड़कियों से डर ये है कि लड़कों को लगता है कि हमारी वाइफ भी आके बोलने लग गई, क्योंकि उनको दिक्कत ये नहीं कि उनको लाभ होगा इससे, दिक्कत ये है कि उनको इसके अलावा पता ही नहीं है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, उनको हम्म। शादी बच्चे के अलावा पता ही नहीं करना क्या है लाइफ में। कोई उनकी ऑल्टरनेट मजबूरी है। स्क्रिप्ट पता ही नहीं है, इतना उनको पता ज्यादा है। सोशल स्क्रिप्ट हो गई है। तो उन्हें लगता है कि जो ऑलरेडी स्क्रिप्ट तैयार थी उसको कोई हटा रहा है, उसको लिखो वापस कि नहीं ये जरूरी है, ये वो चल रहा है, कोई मिटा रहा है, कोई लिख रहा है, वो चल रहा है, लड़ाई चल रही है यहाँ पे। उनको पता ही नहीं इसके अलावा करना क्या है। और ये एक कायरता को भी दिखाती है कि इंसान के, कि मुझे लगता है कि आप बुढ़ापे के लिए इतनी सिक्योरिटी बनाना चाहते हो कि आपको मतलब इतना डर है कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर का जो डर है, कि आप प्रेजेंट में कुछ एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहते कि भाई और ऑप्शंस भी हो सकते हैं, नए रास्ते भी निकल सकते हैं।
तो यहाँ पे भी स्पिरिचुअलिटी आती है। जो लोग बोलते हैं ना कि यार थेरेपी सब बता सकती है, साइंस सब बता सकता है, मैं उनको ये पूछूंगी, यार साइंस और थेरेपी ये बता सकती है क्या कि भाई फ्यूचर की चिंता मत करो? कौन सी थेरेपी तुमको ये बता देगी? हाँ, थेरेपी बताएगी भाई पास्ट में तुमको ट्रॉमा क्या है इसलिए, पर फ्यूचर जैसा कुछ होता ही नहीं है, और प्रेजेंट में आप ध्यान दोगे तो नए रास्ते खुल सकते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी के अलावा कोई नहीं बता सकता ना। क्या होता है और ना, अगर ये हम नहीं बताया तो फिर आप क्लाइमेट चेंज को और वर्स कर दोगे। और अब ऐसी सिचुएशन है नहीं अर्थ की कि आप पुराने स्क्रिप्ट्स को फॉलो करो। और जो बच्चे आप पैदा करो, क्या जरूरी है कि वो जिंदा रहेंगे? अगर क्लाइमेट चेंज इस तरीके से बढ़ रहा है, क्या गारंटी आज से 10 साल बाद वो बच्चे कैसी जिंदगी जी रहे होंगे? क्या पता वो हुँ। माहौल ही ना हो उनके सांस लेने के लिए। तो इतना वो नहीं सोच रहे हैं, उनको लग रहा है सब अच्छा हो रहा है और बहुत साल है अभी हमारे प्रकृति के पास अच्छे से जीने के लिए। लोग अभी भी उस बेहोशी में हैं। उन्हें इतना भी नहीं लग रहा है जितना आप सोच रहे हो ना, उन्हें इतना भी नहीं लग रहा है। आप सोच रहे हो कि उनके पास, उनको नहीं मत-घंटा फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से। उनको ये पता है, मैं हूँ, मेरे 4 पड़ोसी हैं, मेरे फ़ोन में 50 नंबर हैं, मुझे इनसे मतलब है, उन्हें किसी से मतलब ही नहीं है। सीधी-सी बात ये है। मैं जाता हूँ, मुझे देख के कोई, अरे उसने ऐसे मुँह बना, यही चल रहा है उनके, उनके लाइफ़ के मुद्दे ही ये होते हैं। उसने मुझे नमस्ते नहीं करी, उसने मुझसे बात नहीं करी, यू नो लाइक उसने वो मुझे देख के हंसा, क्यों हंसा? ये तो उनके मुद्दे हैं। हम तो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं उनके बारे में कि उन्हें लग रहा है कि नहीं नहीं हमारे पास इनफ है। किसी को नहीं पड़ी, जिसके पास इनफ भी नहीं है ना, वो 5-5 बच्चे करके बैठे होते हैं, भूखे मर रहे होते हैं लिटरली उनके बच्चे। ये इनके स्क्रिप्ट में है ही नहीं कि ना ऑप्शन भी है इसमें ना। जो हमें लग रहा है ना कि ना बोलने के लिए उनको जेन्युइनली कुछ सोचा होगा उन्होंने, कुछ नहीं सोचा है। स्क्रिप्ट में सोचना है ही नहीं, करना होता ये है, सही कहा आपने। इतनी सी बात है। नहीं, मैंने तो देख लिया कि भाई ये फ्यूचर वाली चीज में झोल है बहुत। ये फ्यूचर के लिए जो सोचना है ना, ये सही में प्रेजेंट बर्बाद कर देता है, और लड़कियों का तो कर ही देता है इस एज में, खासकर जब आपकी वो शादी वाली और बच्चे वाली उम्र होती है ना। तब अगर फ्यूचर के बारे में सोच लिया, प्रेजेंट से भटक गए तो गए, गए फिर खत्म। मैं एग्जाम, मुझे मुझे हैबिट है, मैं सेविंग नहीं करती हूँ, पता नहीं पागलपन थी एक तरह से। अगर मेरे अकाउंट में पैसा है तो मैं हूँ दानी। ये फिर मुझसे कोई भी मांग ले, ठीक है। तो मेरे जो थोड़े जानने वाले जो क्लोज है मेरे, वो मुझे समझाएंगे कि अंजू का तुझे कल कुछ हो गया और तू अकेले रहती है और ये सब। तो मेरे लॉजिक फालतू के होते हैं, मुझे पता है सेविंग होनी चाहिए, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही कि मैं सही हूँ, बस गंदी हैबिट है मेरी। तो इसमें ये है, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या रहता है, मेरे लॉजिक ऐसे गंदे तो होते ही हैं। मैंने कहा समझो मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं और मुझे बीमारी हो गई करोड़ वाली। तो, तो क्या करूंगी? हम्म। कुछ भी हो सकता है, हालांकि वो भी, मैंने बोली कि वैलिड है कि हाँ कुछ थोड़ा बहुत तो हो रहा है, इतना भी नहीं कि बिल्कुल मांगना पड़े। मेरा ऐसा काम है कि आता भी रहता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो वो वैसा चलता रहता है। मेरा खुद का देखो ये रहा है कॉन्सेप्ट अपना, जितना मैंने अभी 10 ऑलमोस्ट 7-8 साल से मैं कमा रही हूँ, तो मुझे इतना लगता है कि तुम्हारे अगर बेसिक नीड्स पूरी हो रही है, ठीक है, एक नॉर्मल सा तुम्हारा काम चल रहा है अपना, तुम कर रहे हो, तो इसके बारे में बहुत सोचना नहीं चाहिए। मेरा पर्सनली मुझे ये लगता है कि फाइनेंशियली वाला जो एक हम बना लेते हैं दिमाग में एकदम हवा जैसा, उसकी जरूरत है नहीं, मुझे ये लगता है। जिंदगी बहुत है, अब मैं बैठी हूँ, मुझे मेरे ऐसे लगता है कि पंखा गिर जाए, सोचिए से क्या करोगे यार? कुछ भी, अगर तुम्हें रेंडमनेस भी देखना है तो कुछ भी हो सकता है, इसे जिया क्यों ना जाए? डर डर के क्या ही कर लोगे तुम कि ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। लोग बोलते हैं ना कि शादी नहीं करी, बच्चे नहीं करे तो कैसे? जिन्होंने कर लिया उनका गारंटी है कुछ कि एकदम लाइफ एकदम ऐसे बीत रही है उनकी, क्या गारंटी है? तो मुझे इन चीजों से कभी डर लगा ही नहीं। शायद मेरा बचपन से भी ऐसे ही रहा था कि बहुत कुछ था नहीं हमारे घर में। नॉर्मल एक किसान थे पापा, तो जिंदगी जी है वैसी। मेरी मम्मी को देखा अपनी, हमारा घर गिर गया पूरा, और मेरी मम्मी हंस रही है, उनकी अलग ही मौज थी अपनी। उनको ये, तो मैंने वो देखा है उनके हिसाब से। बल्कि मैं अब बोलती हूँ, मैं मम्मी आप बुढ़ापे में आके थोड़ी सटिया गई हो, अब थोड़ा सा आप बोलती हो कि थोड़ा डर लगता है उनको चीजों को लेके। पहले तो उनको मैंने जवानी में देखा है, पर उनकी क्या मौज थी, उनको टेंशन ही नहीं, और सारा दिन काम करती है, खेतों का भी काम करेंगी। उनका मम्मी मतलब ये लॉजिक ये था उनका कि जो पापा थे, मैं तो मम्मी को बोलती हूँ जब वो मुझे कुछ बोलती है ना ऐसे, मैंने कहा मम्मी आप इंडिपेंडेंट वूमेन हो, आपको पता है बात, हमारे मोहल्ले में कोई नहीं जाती खेत पे। मेरी मम्मी को क्या था, काम है करेंगे, अपना काम है, वैसे वाला था उनका। हम अच्छे हम्म। खासे किसान हैं, ऐसे नहीं कि हमारे गरीबी झलक रही थी और हमें बिल्कुल, पर उनकी अपनी मौज थी, उनको लगता है मुझे जान, मैं घर में नहीं रह सकती हूँ, उनका वैसे वाला था। और वो उनके उनके पीहर से, उनके मायके से, उनके पापा के साथ में वो अपना खेतों पे जाती थी, बाकी बहनें नहीं जाती थी उनकी, वो जाती थी। उनको था वो थोड़ा सा लाइक
मुझे घर से बाहर निकलना है, मुझे जानना है। बट उस टाइम पे ऑप्शन कुछ और नहीं था उनके पास में, तो उन्हें जो ऑप्शन मिल रहा था वो कि खेतों का ऑप्शन है, खेतों पे जाएंगे, वैसे वाला था। फिर उनसे हमने भी वो चीज सीखी, हम भी पापा की हेल्प किया करते थे। तो मैंने वो देखा है, अभी जब वो मुझे कुछ बोलती है ना किसी भी शादी को लेकर, मैं उनको बोलती हूँ, मैंने मम्मी मैं आप ही पे गई हूँ, आप उनको मैं याद दिलाती हूँ कि आपको भी ऐसे नहीं जीना था, आपको भी ऐसे। तो वो समझ जाती है कि हाँ बात तो सही है। बट जब लोग आके पड़ोस के लोग थोड़ा परेशान करते तब कभी कभी हो जाता है उनके साथ में कि नहीं बेटा ऐसे तो वैसे तो वो बहुत जल्दी समझ जाती है क्योंकि उन्होंने जी है वो लाइफ। बट ऑब्वियसली उनका वैसे वाला उन्होंने नहीं देखा, चीजों को एक्सप्लोर नहीं किया है। तो मेरा जो कहने का वो बात है ना, यही है कि जो हमारा एनवायरमेंट है ना, वो अच्छे इंसान पैदा करने के लिए बना ही नहीं एक तरह से। हम जब बोलते हैं लड़की ऐसे कर रही, लड़का ऐसे कर रहा है, इसको बदलने की, इसको रूट से ही बदलने की जरूरत है। इसको ऊपर ऊपर की जो चेंजेस की हम बात करते हैं ना कि लड़कियों के साथ ही हो रहा है, लड़कों के साथ ही हो रहा है, ये साथ में ही बदलेगा। आप स्पेशली सोचो ना कि लड़कियों को हम कुछ अलग से दे देंगे और लड़कों की बात नहीं करेंगे, बात ही नहीं बनेगी। दोनों एक ही हैं, बिल्कुल एक है। हुँ। इसीलिए इसीलिए जब भी लड़कियों के बारे में किसी ने अच्छी बातें करी हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, तो लड़के ही ज्यादा खड़े हुए हैं और वहीं पे संभावना रही है कि कुछ बदलाव भी आए हों। ठीक है, तो ये साथ में ही चलेगा हमेशा। लड़कों को समझना पड़ेगा ये बात कि भाई तुम्हारी भी बेहतरी नहीं है किसी लड़की को बांध के रखने में। और जब ऐसे बांध के रखने में बोलते हैं तो लड़कों को लगता है हाँ वो तो मौज काट रही है घर पे, लिटरली लगता है। मतलब उनको लगता है कि ये तो होती जिंदगी। वो थोड़ा सोचने को तैयार ही नहीं है कि मेरे घर पे मेरी भाभी है, मेरी बहनें लोग हैं, वो घूमने के नाम पे पता कहाँ जाती हैं। किसी की शादी हो, किसी के यहाँ पे कुछ हो रहा हो आपस में, मतलब पता है कि इसके यहाँ ये हो रहा है, कुछ रिचुअल्स हो रहे हो, कोई मर गया हो, ये उनके घूमना होता है। समझ रहे हो, अभी भी लिटरली उनको सालों साल हो जाते हैं घर में पड़ी, या फिर अपने मायके से घर आ गई कभी बीच बीच में 4-5 महीने में। ये जिंदगी है उनकी, उन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है, हमें उन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है। वो अच्छी नहीं है वो जिंदगी, वो मजे में नहीं है। ये हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा इन दोनों में। हम इसमें खो रहे हैं। अभी नीरज अत्री की आपने मेरी वीडियो की बात करी ना, नीरज अत्री है उसमें एक इंसान जिसके बारे में मैंने हुँ, बात करी। उन्होंने एक वीडियो बनाया, उनको ही क्यों छोड़े, उनको भी ले लेते हैं। तो उन्होंने एक वीडियो में बोला, एक लेडी को उठा के लाए पहले तो वो बात करने के लिए, पॉडकास्ट था उनका। तो लेडी ने क्या किया, वो सपोर्ट कर रही है उनको, आचार्य प्रशांत को क्रिटिसाइज करने के लिए कि ये लड़कियों को बिगाड़ रहा है। ठीक है, हुँ। ये लड़कियों को बिगाड़ अच्छा। रहा है। वो लड़की को उठा के लाया, औरत को उठा के लाया है, एंड वो औरत खुद इंडिपेंडेंट है। समझ रहे हैं इस बात को। इनको इतनी सी कॉन्शियसनेस बोलूं, अंडरस्टैंडिंग बोलूं, सेंसिटिविटी बोलूं, मुझे नहीं पता क्या बोलूं, इनको इतनी सी तमीज नहीं है। तमीज ठीक है, को इतनी सी तमीज नहीं है कि खुद देख ले। तुम बात तो कर रहे हो कि वो लड़कियों की बात कर रहा है कि लड़कियां थोड़ा बाहर निकले, जिए, समझे, जाने, और तुम उसी लड़की को उठा के लाए हो, और जो तुम्हें ही सपोर्ट कर रही है इस मामले में कि लड़कियों को घर पे रहना चाहिए। फिर उसने पता क्या तर्क दिया, लड़की ने, उसने, औरत ने क्या तर्क दिया, मुझे अब जाके समझ में आया कि मुझे घर पे ही रहना चाहिए था। उसकी बात सोचो सही, उसने बोला कि मम्मी, अरे वैसे बात कर रहे हैं, अरे हमारी मम्मी लोग क्या क्या बोलता है, वो अच्छी तो है, ठीक तो है। मुझे मेरा मन किया उसको बोलने का, सामने होता तो मैंने कहा भैया मम्मी को लेके आओ, इन दीदी को भेजो, मम्मी को लेके आओ, उनसे बात करने। तुम लेके तो है पढ़ी लिखी इंसान को, जो अब जाके बोल रही है किसी भी, मुझे नहीं पता किस लॉजिक से बोल रही हो, कुछ लॉजिक दिया ही नहीं तो बताऊंगी कहाँ से। ये जो फेथ वाली चीज को लोग इतना बुरा बोलते हैं ना, फेथ यहीं पे आता है, ठीक है, फेथ यहीं पे आता है कि प्रेजेंट मोमेंट में ही कुछ और हो सकता है, इसी को तो श्रद्धा रखना होता है ना। ये नहीं दिख रहा कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को तो देखो, तुम बाहर की चीजों को देख रहे हो, पर ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो बेहतर हो सकती है हर मोमेंट में, वो क्या एक अपने आप में मिरेकल वाली बात नहीं है? तो उसी में ना श्रद्धा रखना है, किसी गॉड या किसी सुपर पावर की बात नहीं हो रही है। यही अपने ही उस पे बात कर रहे हैं कि लड़की भी चाहे तो प्रेजेंट मोमेंट में अपनी ऐसी कॉन्शियसनेस पे श्रद्धा रख सकती है कि मैं स्क्रिप्टेड लाइफ नहीं फॉलो करूंगी सबकी तरह, कि भाई मैं भी गाय की तरह एक डेयरी बन गई या आगे जाके। हाँ, हो सकता है मैं ये फैसला करूं कि मैं बच्चे नहीं पैदा करना चाहती, कोई पार्टनर मेरे साथ रहना चाहता है रहे, लेकिन वो मेरे साथ एक सत्यनिष्ठा की तरह रहे, अपना भी पैशन फॉलो करे, मैं भी फॉलो करूं, या मैं अकेले ही रहना चाहूँ। तो एक नई पॉसिबिलिटी पे फेथ रखना, यही तो फेथ होता है ना। फेथ कोई ऐसी चीज थोड़ी है, फेथ अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर करने में फेथ रखना होता है। यही मेरे को लगता है एंड कंक्लूजन जो स्पिरिचुअलिटी से ही दूर हो सकता है, और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस स्पेसिफिक है। मेरे ख्याल से ना इसमें थोड़ा इसको इस तरह से कहा जाए, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो ना, इसमें फिर एक क्वेश्चन आ सकता है, लॉजिक निकाल सकते हैं कि बहुत सी लड़कियां हैं जो रिलीजन
धर्म है उसको भी नहीं मानती हैं, लेकिन फिर भी ऐसे फैसले करती हैं जैसे आप बात कर रहे हो, है ना? उस तरह से बातें आ सकती हैं कि इसमें यूनिक क्या है इसमें, कि हम पहले देखें उस वो जो स्क्रिप्ट है ना, वो हमें लग रहा है वो स्क्रिप्टेड है। शायद हमें जो आचार्य जी की टीचिंग्स है उनको देखते हुए ये चीज़ें बहुत ईज़ी लगने लगी हैं अभी। ऐसे थे इसमें बहुत सिंपल, तो स्क्रिप्टेड ही तो ना ये लाइफ में। मेघना लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आप समझ रहे हो बात को? अब जो आपका मुझे थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है कि लोग आपको क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं। इसलिए नहीं कि आप गलत बोलते हो। आप ये ना क्यूट वाली बातें करते हो। आपको लगता है ऐसे हो तो रहा है, सिंपल दिख क्यों नहीं रहा है इनको? तो हाँ। वो प्रॉब्लम ये है कि आपके लिए वो चीज़ें ईज़ी हो गई हैं। है ना? तो हमें देखना पड़ेगा कि वो जो लोग सामने है ना, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। जो आप हम जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना चाहे प्रशांत को, वो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। उनको गुस्सा है लिटरली, उनको लग रहा है कि लिटरली ये बंदा खराब कर रहा है चीज़ों को। ऐसा है। कुछ हद तक होता है, कुछ लोग होते हैं जो बस ऊपर-ऊपर से दिखाते हैं ना, लाइक हमें नहीं करना सुधार, तुम क्या कर लोगे? ऐसे वाले। लेकिन जो जेन्युइन गुस्सा दिखाते हैं ना, उनको लग रहा होता है कि लिटरली खराब कर रहा है चीज़ों को, लड़कियों को बिगाड़ रहा है। जैसे नीरज छत्री का उसका जो देखोगे ना बात करने का तरीका, वो एग्रेशन समझ में आता है। वो ऐसा नहीं कि अपने बस जो लोग बोल रहे थे कि व्यू वो व्यू लेने नहीं बैठा है। उस बंदे का लिटरली ये है कि सच्ची खराब कर रहा है सनातन धर्म को, लड़कियों को बिगाड़ रहा है। उसका लिटरली लगता है उसको ये। मैं बता रही हूँ ना, ये जो बड़ी-बड़ी शब्द मतलब सब मोह माया है। कैसे मज़ा आता है बोलने में। हर दूसरा इंसान बोल देता है मज़े में भी सब मोह माया है। किसी की ज़िंदगी है उस शब्द को बोलने में। जिया है जिन्होंने बोला है ना कि ऐसे नहीं कि हवा में, बड़े दुःख से बोला होगा किसी ने एकदम, समझ रहे हो जिसने देखा होगा कि यार क्या है ये? जिसको मैं ये माने बैठा हूँ मेरा ये वो कुछ भी तो नहीं है। मोह माया माने क्या होता है? मोह माने भ्रम होता है। जैसे मतलब किसी के प्यार में पड़ जाओ, होता है मोह हो गया उससे। तो वो कहते हैं ना कि जब दिल आया किसी पे तो गधी पे तो परी क्या चीज़ है, कुछ ऐसे एक डायलॉग आता है कि वो अपनी जो होती है ना जिसको ना मेरी लड़की मेरा लड़का, वो जो फीलिंग आता है तो जिससे अटैचमेंट हो जाता है, वो पता नहीं क्या लगता है फिर एकदम राजकुमार लाला लाला जो फीलिंग चल रही होती है। तो मोह ऐसा होता है जो सामने है उसको दिखाई नहीं देता, फिर उसको लगता है कुछ हो रहा है। तो वही है, मुझे लगता है कि ये लव जब तक खुद से सीखेंगे नहीं लोग, तब तक उनको श्रद्धा नाम की कोई चीज़ होती है रेशनैलिटी के आगे, ये भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि लव को भी साइंस नहीं डिफाइन कर सकता ना। लव को अगर समझना है कि भाई कोई खुद से या अपनी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी से क्यों प्यार करे, कि कुछ अलग भी ज़िंदगी में हो सकता है। तो वही हाँ। मुझे लगता है रेशनैलिटी से ऊपर उठना होता है, वो समझना पड़ेगा लोगों को, तब सब कुछ समझ आ सकता है। लव के बिना हो नहीं सकता, और तब तक आप लॉजिक की ही माँग करोगे कि 100% लॉजिक हो। कि हमें पहले दिखाया कि हमारी हालत कैसी है। जैसे एक शायद रवि ने ही बोला था, किसी का स्टेटमेंट तो था, रवि का ही था शायद, कि ये जो हैप्पीनेस वाली बात है, जब बोलते हैं दुख है जीवन में या फिर आप बेहतर फील करोगे, आप शांत फील करोगे, कि इसको मापा नहीं जा सकता, ये मेजरमेंट वाली चीज नहीं है। कोई भी बोल सकता है कि मैं तो खुश हूँ, और वो जेन्युइन पॉइंट था उनका। क्योंकि मैं खुद योगा टीचर हूँ तो मुझे पता है जब कोई मेडिटेशन क्लास होती है, कुछ ऐसी टेक्निक्स हम कराते हैं, तो लिटरली लोगों को बढ़िया लगता है, वो वापस आना चाहते हैं। वही उनका फ्लो में फिर वो थोड़ा-थोड़ा चेंज करके वही उनका जीवन बन जाता है कि भाई इससे शांत हो जाते हैं हम, और हम तो बहुत हैप्पी भी हैं। तो इनसे भी लग जाता है लिटरली कि हम सही हैं, जीवन बेहतर हो गया है, चीज़ें कम परेशान करती हैं, वो लग जाता है। इसमें बहुत पैनी ईमानदारी की ज़रूरत पड़ती है। 2 चीज़ें होती हैं, ईमानदारी, और दूसरा उससे पहले आता है कुछ चुनौती उठाना। उसी सेफ ज़ोन में रहोगे, सब सही लगेगा। जब तक उससे बाहर कदम नहीं निकालोगे, तब तक पता भी नहीं चलेगा कि कितना शांत हो। तो पहले चुनौती उठानी पड़ेगी, जो कि उल्टा हुआ है। जैसे हमने लड़कियों वाले केस में बात करी, ना तो लड़कियां तैयार हैं इस चीज़ को उठाने के लिए, वो उठाए तो उनको भी समझ में आए कि उसमें मज़ा भी आता है। उसमें सिर्फ सज़ा नहीं होती है कि जब बाहर जाते हो, मेहनत करके आते हो, उसमें चेहरे पे एक अलग चीज़ तेज होता है एकदम से, है ना? वो समझना पड़ेगा। दूसरा ईमानदारी भी रखनी पड़ेगी कि ये जो बाहर मेहनत करके 4 पैसे कमाए हैं और जो घर बैठ के मिल गया है, अब इसमें मुझे पता है बहुत डीप जाना पड़ता है चीज़ों को समझाने के लिए। वो बोलेंगे घर पे बैठ के नहीं मिल रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरे घर में काम वाली दीदी आती है, 5,000 में सारा काम करके जाती है, ठीक है? ये शायद काफ़ी चुप कराने के लिए। तो 5,000 वाला काम करते हो आप, और मुझे लगता है आप महीने में 5,000 खर्च करते हो। हाँ, दीदी थोड़ा काम उल्टा-सीधा थोड़ा ऊपर-नीचे कर देती हैं, तो चलो हम उनको मान लेते हैं कि 10,000 का काम कर लेते हो आप। तो बेटर है चुनौती उठाओ पहली बात, फिर उसको एकदम से साफ नज़र से देखो कि जो तुमने चुनौती उठाई थी ना, इसमें जो रिज़ल्ट मिला है,
जो थकान भी हुई है और जो मजा भी आया है, उसको एकदम एनालाइज करो, एकदम देखो, साफ साफ तरीके से देखो, तब जाके कुछ उम्मीदें बनती हैं, कुछ झलक मिलती है, कुछ लगता है कि जीवन में कुछ और हो सकता है, कुछ बेहतर हो सकता है। यहाँ पे हम दोनों ही गड़बड़ी करते हैं, ना तो ईमानदारी होती है, ना चुनौती उठाने को तैयार होते हैं। जिसको जो सटी सटाई चीज मिल गई, वो 4 पैसे कमाने लग भी गया ना बाहर, तो उसी में फिर रुलना चाहता है वो, कि सेफ तो हो गई जिंदगी, बस खाना तो मिल रहा है कम से कम, उतना चाहते हैं हम। मुझे शिव से बहुत, मैंने बोला पहले भी, शिव से थोड़ा प्यार जैसा, तो उनका मेरा था कि एकदम होता है कि एक बच्चे को लगता है कि शिव मिल जाए। मुझे एक बार वो भी समझ में आ गया था, मैंने मिल गया तो मैं करूंगी क्या उनका। लिटरली मुझे ऐसे लगा, हुँ। मैं बहुत टाइम से ना अभी भी मानती हूँ, मुझे बहुत मान लिया था, अच्छे लगते हैं वो, जो भी है शिव के नाम, मुझे नहीं पता क्या है, बट मेरी स्ट्रेंथ है एक तरह से वो। एक जैसे हमें होता है ना कि कंडीशनिंग वाला मान लो, फिर मुझे वो है, मेरे दिमाग में तो रहते हैं वो, और मुझे बस पसंद है वो, अंदर से है एकदम से। तो क्या था, मुझे एक दिन ऐसे होंगे, मैं 20-21 साल की होंगी, मुझे लगा शिव आ भी गए सामने, करूंगी क्या, तो वो होगा क्या उससे। क्या पता है उस ही अभी तुम्हारे ही साथ हैं, तुम्हें दिख नहीं रहे हैं। उस लड़की को नहीं पता था ना वो चीज, तो उसको तो लगता है कि सामने ऐसे आ जाए वो, क्योंकि टीवी में देखा था कि एकदम गेट खोलती है, सामने लक्ष्मी रहती है, देवी ऐसे, तो वो वहां से इमेज उठा ली थी। उस लड़की को एकदम समझ में आ गया कि भाई ये कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, मतलब होना क्या है इससे। शिव नहीं छूटे, लेकिन शिव की वो तस्वीर हुँ, छूट गई कि उसका नहीं चाहिए मुझे, हुँ। शिव नहीं है। तो शिव की फॉर्म बदलती रही मेरे लिए। शिव एकदम से अभी शायद कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, कि मुझे लगता है कि जो मेरी मतलब जो बेटरमेंट है मेरी लाइफ में, जो चीजें हो रही हैं बेहतर, वो शिव है अब मेरे लिए। कोई ये तस्वीर कोई बहुत नहीं। मेरे को सेम चीज़ मैं थोड़ा मैं ये नोटिस कर पा रही हूँ अपने साथ भी, कि जैसे मैं अभी आचार्य जी को सुन के मैं अभी काफ़ी मुझे साइंटिफिक और रेशनल ये सब चीज़ें समझ आई हैं। वरना मैं भी पहले ऐसी थी, जैसे मैंने आपने शिव के लिए बताया, मेरा जैसे कृष्ण के प्रति था। कि हाँ। जैसे कृष्ण को की मूर्ति लेके आ गई कि ये सबसे सुंदर मूर्ति है। अब उसमें हम्म, उसको साफ-सफाई कर रही हूँ, फूल चढ़ा रही हूँ, उनकी बाँसुरी स्पेशली अमेज़न से ऑर्डर करके उनको चढ़ाई है, मोर पंख ऑर्डर करके उनको उनका पूरा सब कुछ सजाया है। फिर आचार्य जी को समझ के ऐसा नहीं हुआ कि कृष्ण छूट गए, कृष्ण की छवि हम्म, छूट गई। तो जो आपने वो लाइन कही, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद आचार्य जी को जो लोग सुन रहे हैं ना, उनमें फ़ेथ है, लेकिन वो फ़ेथ को एक सुपरस्टिशन की तरह देखना उन्होंने छोड़ दिया है। और ये जो चेंज कर पाए हैं मेरे ख़्याल से आचार्य जी, बहुत बड़ी बात है कि हम्म, फ़ेथ को आपसे छुड़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सुपरस्टिशन के बाहर निकाल दिया है और असली राइट। मतलब उसका बता दिया है कि ये जो है, ये क्या है। तो मतलब ये लोग जो बोल रहे हैं कि रिलीजन से ही दूर चले जाओ ना, तो रिलीजन से दूर जाना भी तो फिर वो भी तो हिंसा है ना। आप कैसे ये हिंसा नहीं बोल रहे अब लोगों को कि आप जो एक छवि जैसे आपने कहा आप शिव की भले ही वो ठीक है, वैसा कुछ है नहीं। मेरे लिए कृष्ण थे, हो सकता है वैसा कुछ नहीं है। लेकिन वो आपको आपके दुखों के पलों में एक शांति तो देता है ना, तो आप ये हिंसा नहीं कर रहे हो लोगों को कि बिल्कुल बोल दो कि आप फेथ ही मत रखो, रिलीजन पूरा ही खराब है। ये उनको समझना पड़ेगा कि थोड़ा आप भी संवेदनशील रहो भई। आप ऐसे यहाँ पे रिलीजन कोई नहीं बोल सकते कि सब बेकार है। उनका लॉजिक रहता है यहाँ पे मेघना, वो बोलते हैं कि ऐसे अगर सबको छोड़ दिया जाता है ना, फिर उनका जो मुसलमान लोग रहते हैं, फिर उनका भी फेथ रहता है कि काफिर को मारो, ये भी तो फेथ है उनका, एक एग्जाम्पल के तौर हाँ, पर मतलब उनको दे। समझना पड़ेगा कि कॉमन एक रिलीजन है, रिलीजन डिवाइड नहीं है कि भई तुम्हारा हिंदू, मुस्लिम, ये शायद नहीं समझ पा रहे। ये रिलीजन है पर एक है, सबका एक कि भई अपनी दुःख को कम करना रिलीजन है, ये लोग नहीं समझ पा रहे। कि फिर से अब सही पॉइंट पकड़ा आपने, अद्वैत वेदांत है ही क्यों, ये क्वेश्चन था ना उनका, ये यही है कि तुम्हें पहले समझना ही पड़ेगा, तुम और ये समाज, ये जो तुम्हारा वर्ल्ड देख रहे हो, तुम दुनिया देख रहे हो, तुम्हारा प्रक्षेपण है ये। मैं हूँ और ये दुनिया है, कौन बोल रहा है, ये मैं ही तो बोल रही हूँ, अब मैं बोलूंगी मेघना भी बोल रही है, मेघना है, ये भी कौन बोल रहा है, ये भी तो मैं ही बोल रही हूँ, समझ रहे हो। तो घूम फिर के मैं पे आ जाती हैं चीजें, मैं हूं तो ये सब दिख रहा है, जो चाहे सामने मेघना है, चाहे पूरा दुनिया है, जो भी है मेरे से है, ये मेरे होने से है। तो मेरी भलाई माने सबकी भलाई, अलग अलग कुछ नहीं है, यहाँ पे दो नहीं है, अद्वैत दो नहीं है। तो जब आप बोलते हो ना कि किसी चीज से किसी का भला हो रहा है और किसी का बुरा हो रहा है, वहां पे तुम्हारा भी भला नहीं हो रहा है, यहीं पे लोग फंसते हैं फिर। और जो लॉजिक भी आता है ना कि धर्म में भी तो ये हो रहा है ना, कि लोग अपने धर्म को बढ़िया बता के, खुद को सही बता के दूसरे को गलत बताते हैं। वो धर्म है ही नहीं, कि धर्म तो तुम्हारा जो है वही दूसरे का होगा, क्योंकि तुम जैसे हो वैसा ही दूसरा है, ये अद्वैत है।
इसमें बोला ना द्वैत क्या है, द्वैत क्यों है, और क्योंकि तुम्हारी बात हो रही है, अब अद्वैत के बाद कोई फिलोसफी क्यों नहीं है, क्योंकि तुम ही नहीं हो उसमें, तुम्हारा डिसॉल्व हुआ है वो, तुम्हें समझ में आ गया है कि ये सब और मैं एक ही है, कुछ नहीं है। या तो एक ही कैसे बोलते हैं, एक भी नहीं बोलते हैं, एक क्यों नहीं बोलते, उसका रीजन ये है कि तुम बोलते हो मैं हूं, तो मैं भी किसके टेंड्स टू हूं, सापेक्ष, किसके सापेक्ष हूं, दुनिया के सापेक्ष हूं। ये ना हो तो मैं कैसे बोल सकता हूं मैं हूं, मुझे बोलने के लिए कि मैं हूं दूसरा चाहिए, और दूसरे का होना प्रमाण कौन दे रहा है, मैं दे रहा हूं। ओके कि थैंक यू अंजू जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, काफी अच्छी चर्चा हुई आपके साथ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने देर मैंने बात की, मुझे पता भी नहीं चला टाइम का। बहुत मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी देखने को मिला, सो थैंक यू वेरी मच। मेघना, मुझे बहुत मजा आया।